अध्याय 971 किसने किसे सिखाया। जब चकी को लगने लगा था कि शायद अब ध्यान उन पर नहीं रहेगा, तभी सिल ने आगे बढ़कर ये शब्द कहे। आसपास खड़े कुछ छात्रों ने उनकी बात सुन ली थी क्योंकि वे पहले से ही उनकी तरफ देख रहे थे। आखिरकार हर रोज कोई प्रसिद्ध हेड जनरल इस तरह क्लास में नहीं आता था जैसे वे आते थे। ये देखने के बाद कि किसे बुलाया गया है और एक जोरदार मुकाबले के दौरान क्या क्या कहा गया, लगभग सभी ने अपने अपने हुनर पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया था। क्विन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि तुम मुझे आसान काम दे रहे हो, लेकिन ये काम तो मेरे शुरुआती अनुमान से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों चाहते थे कि मैं उस पर नज़र रखूं। चकी ने सोचा, लेकिन सिल को जाते और अपनी लड़ाई के लिए तैयार होते देखकर वह उस पर गुस्सा नहीं कर सका। अच्छा, तुमने आखिर में जो कहा वह बहुत अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। चलो अब इस छात्र को हरा देते हैं और काम शुरू करते हैं। जब रॉबिन ये सुनिश्चित कर रहा था कि जगह साफ है और जहां दोनों लड़ रहे थे उसके बीच में खड़ा था, तभी एक और आगंतुक कमरे में आ गया। कक्षा कैसी चल रही है ये देखने के लिए अंदर आया एक अर्थबॉर्न की प्रमुख जनरल सामन था। उसने भी सुना था कि ग्रेलिश के एक जनरल का आज प्रदर्शन होने वाला है। दुर्भाग्य से अपने ही समूह में अपनी जिम्मेदारियों के कारण वह कक्षा की शुरुआत में उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह ग्रेलिश परिवार के किसी शीर्ष सदस्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखने के लिए वहां जाए। उसी समय उसने उसे दो लड़कों के साथ देखा, मानो वह किसी मैच में रेफरी बनने वाला हो। एक मिनट रुको, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसे इनू बैठक में लेकर आई थी? सामंथा ने पहचान लिया, लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और किनारे पर खड़े होकर मुकाबला देखने का फैसला किया। रॉबिन ने अपनी दाईं ओर देखा जहां सिल था। तैयार? उसने पूछा और फिर बाईं ओर देखा जहां उसका निजी छात्र लिन भी था। तैयार? ठीक है, तो आप कहते हैं कि आपकी क्षमता ग्रेलिश परिवार से अधिक मजबूत है। चलो देखते हैं कि आप सिर्फ बातें करते हैं या नहीं। रॉबिन ने सोचा, जैसे ही उसने लड़ाई शुरू होने का संकेत देने के लिए अपने हाथ नीचे किए। एक क्षण में लिन के दोनों हाथ बिजली से ढक गए और उन्हें एक साथ रखते ही सबसे पहले उन्होंने सिल की ओर बिजली की तरह प्रहार किया। इतनी कम उम्र के बच्चे के लिए उसकी क्षमता की सक्रियता की गति अद्भुत है। ग्रेलिश परिवार अपने नए नेता के बाद से और भी मजबूत हो गया है। सामंथा ने सोचा, मैंने सुना है कि उनके नेता ने अपनी कुछ निजी तकनीकें आगे बढ़ाई हैं। लगता है उनका अच्छा इस्तेमाल हुआ है। पिछली बार सिल को भी इसी तरह की चोट लगी थी। ये देखकर ज़्यादातर छात्रों को उसके लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि चकी भी थोड़ा चिंतित था। मेरी बिजली किसी भी दीवार से नहीं रुकेगी, लिन ने सोचा, जब तक उसने बिजली के झटके का असर नहीं देखा। उसकी बिजली का झटका दीवार से बस 1 इंच गहराई तक ही गिर पाया था। इस आदमी का ज़मीनी स्तर कितना ऊंचा है? रुको, एक पृथ्वी क्षमता। शिरो इतना चौंक गया कि उसने अचानक सवाल पूछ ही लिया। उसे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पिछली बार जब उसने सिल को लड़ते देखा था तो उसने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया था, तो वह पृथ्वी क्षमता का इस्तेमाल कैसे कर पाया? जल्द ही दीवार लहर की तरह हिलने लगी और सिर्फ यही नहीं थी, पूरी जमीन धरती की विशाल लहरों में बदल गई थी। लिन ने तेज बिजली के हमले करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह धरती की विशाल लहरों से टकराई तो ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं होगा। ये देखकर उसने अपनी गति का इस्तेमाल करके लहर से आगे निकलने की कोशिश की। दाईं ओर मुड़ते ही उससे भी ऊंची एक और लहर उसकी ओर आ रही थी और बाईं ओर भी वही स्थिति थी। वह कितनी जमीन पर कब्जा कर सकता है? लिन सोचने लगा। ये सब देखकर उसके पास बस एक ही उपाय था और वह सीधे उसकी ओर दौड़ा और उसने अपने पूरे शरीर को बिजली से ढक लिया। कूदकर उसने अपना शरीर घुमाया, आगे की ओर घूमकर अपना पूरा शरीर एक बड़े बिजली के बोल्ट में बदल दिया। ग्रेलिश परिवार की खास चालों में से एक, हालांकि मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया है, पर इसे कई बार करते हुए देखा है। सामंथा ने सोचा, फिर भी वह लड़का इतनी सारी धरती पर कैसे कब्जा कर सकता है? हालांकि सिल जो कर रहा था वह बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन आसपास के सभी लोग ये समझने में नाकाम रहे कि इतनी बड़ी मात्रा में धरती को एक साथ नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में एमसी पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। ये पॉइंट्स किसी लेवल 8 के उपयोगकर्ता के पॉइंट्स से भी ज़्यादा थे। वह नहीं टूटेगा, रॉबिन बुदबुदाया। जब लिन ने दीवार पर वार किया तो हालांकि इस बार ज़मीन को हुआ नुकसान उसके पिछले हमले से ज़्यादा था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि कुछ ही सेकंड में कीचड़ की कई लहरें उठ रही थीं और जल्द ही वह पूरी तरह से उस पर गिर पड़ी। रुको, लड़ाई खत्म हो गई है, रॉबिन चिल्लाया। इस सारी मिट्टी को मिटा दो। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैंने उसके साथ नरमी बरती, सिल ने कहा। रॉबिन ने पहले ये सुनिश्चित किया कि उसका छात्र ठीक है और वह पूरी तरह से ठीक था। वह जानता था कि सिल ने जो कहा था वह सच था। उसने बस ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हिलाया, उसने उससे हमला नहीं किया, बस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसे दबा दिया। लिन को खोने की चिंता मत करो, तुम्हें बस इस हार का इस्तेमाल और मजबूत बनने के लिए करना है और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
लगता है तुम एक राक्षस से हार गए हो, रॉबिन ने कहा। लिन को देखने के बाद रॉबिन एक बार फिर आगे बढ़ा और उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन लगता है तुमने मेरे छात्र को सबक सिखा दिया, तो क्यों न हम सबक जारी रखें। क्या तुम मुझे मौका देने को तैयार हो, रॉबिन ने पूछा। जो छात्र अभी भी कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर रहे थे अब पूरी तरह से रुक गए थे, और जो शिक्षक और सहायक उन्हें डांट रहे थे वे भी रुक गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना था और अब वे यही देखना चाहते थे। आखिरकार मुझे आपको ये साबित करना होगा कि ग्रेलैश की क्षमता सबसे मजबूत है, रॉबिन ने कहा। इस बिंदु पर चकी ने सोचा कि सिल वैसे भी वही करने जा रहा था जो वह चाहता था, और ये देखने के बाद कि सिल ने मिट्टी के साथ क्या बनाया था और शापित परिवार के अन्य सदस्यों ने, वह सोच रहा था कि क्या शापित के सदस्यों को पता था कि उनके परिवार के सदस्य कितने मजबूत थे। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इस टीम में शामिल होने का मौका मिला। ठीक है, सिल ने शांति से जवाब दिया और अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आ गया। ये कहना सही होगा कि अब कोई भी पाठ पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि बस उस लड़ाई को देख रहा था जो उनकी आंखों के सामने होने वाली थी। वह लड़का बहुत ताकतवर है, सामंथा ने सोचा, और उसने तुरंत एक उच्च पदस्थ व्यक्ति को फोन करने का फैसला किया। जल्द ही दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर ऑस्कर ने फोन उठाया। मुझे खेद है कि मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण समय पर परेशान कर रही हूं, लेकिन मैंने अभी अभी एक ऐसे छात्र को देखा है जिसमें अद्भुत प्रतिभा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अर्थबॉर्न समूह में शामिल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सामंथा ने दावा किया। ओह, क्या आप उस लड़के का नाम और कक्षा जानते हैं, ऑस्कर ने पूछा। इन्नू से प्राप्त विवरण के बारे में सोचते हुए उसे नाम याद आ गया। लड़के का नाम सिल है, उसने उत्तर दिया। ऑस्कर की ओर से कुछ देर तक विराम रहा, अंततः उसने एक लंबी आह भरते हुए उत्तर दिया। वह लड़का, मैं जानता हूं कि वह प्रतिभाशाली है, दुर्भाग्य से वह पहले से ही शापित है। उसी क्षण वह लड़ाई शुरू हो गई थी जिसके शुरू होने का लिन अब इशारा कर रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ नीचे किए, इस बार सिल आक्रामक हो गया और पहले की तरह ही कीचड़ की लहरें उछालने लगा। हालांकि जैसे ही वे चारों तरफ से उसकी ओर बढ़े, हर कोई सोच रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। पहले तो रॉबिन ने धरती की एक लहर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वह टूटकर बिखरी, वह जल्दी से फिर से बन गई। ये देखकर लिन को भी चिंता होने लगी। उसे लगा कि उसके शिक्षक के पास इसका उत्तर नहीं है। उस दीवार को नष्ट करना मेरे समय की बर्बादी होगी, रॉबिन ने सोचा। इससे पहले कि दीवार चारों ओर से उस तक पहुंच पाती, उसका पूरा शरीर नीली चमक से जगमगाने लगा, और जल्द ही प्रत्येक दिशा से चारों लहरों ने उस स्थान को पूरी तरह से निगल लिया जहां वह खड़ा था। हालांकि जब वे जमीन पर गिरे तो वहां कोई आकृति या व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो रॉबिन पहले से ही उसके बगल में खड़ा था। तुम्हारी पृथ्वी शक्तियां प्रबल हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम इतने आश्वस्त क्यों हो। लेकिन ग्रेलैश परिवार में भी गति है, रॉबिन ने दावा किया, और सिल की ओर सीधे बिजली का एक बोल्ट दागा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिल का शरीर भी नीला पड़ने लगा, और ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर गायब हो गया हो और बिजली हवा के सिवा कहीं नहीं गिरी हो। अखाड़े में इधर उधर देखने पर सिल एक अलग ही जगह पर दिखाई दिया, और अब उसका पूरा दाहिना हाथ बिजली से ढक गया था। अब तो उसके पास बिजली गिराने की क्षमता भी है। ये व्यक्ति कौन है, शेरो सोचता रहा। सभी छात्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपनी पहचान जानने के लिए कई तरह की क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा था। रॉबिन की तो ये देखकर आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी बाहों पर छाई बिजली तुरंत गायब हो गई। मुझे माफ़ करना, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, रॉबिन ने कहा। अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा सम्मान से पेश आता। रॉबिन ने फिर से सिल को प्रणाम किया। मुझे उम्मीद है कि शापित गुट का नेता कुशल मंगल होगा। ग्रेलैश परिवार तुम्हारा और उसका बहुत बड़ा ऋणी है। इसके बाद रॉबिन को वहां से जाते हुए देखा गया तथा वह प्रशिक्षण हॉल से भी बाहर निकल गया, जिससे सभी लोग स्तब्ध और भ्रमित हो गए। सामंथा सिल की ओर देखने लगी कि वह कौन है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। ये छात्र शापित गुट का है और ग्रेलैश जनरल ने उसे इतना सम्मान दिया है। हम शापित गुट के सदस्यों के बारे में क्यों सुनते रहते हैं? ग्रेलैश गुट को इन एजेंडियों से ऊंचे पदों पर और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। फिर भी शापित गुट के साथ इतना सम्मान किया जाता है। आखिर यह शापित गुट क्या है? सामंथा ने सोचा। इसी समय शिरो भी शापित गुट के प्रति अधिकाधिक आकर्षित होने लगा था। शापित गुट आपके विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शिरो को अपने शिक्षक द्वारा कहे गए ये शब्द याद आ गए। प्रमुख जनरल रॉबिन कमरे से बाहर चले गए थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लगभग कुछ भी नहीं कहा, जिससे आसपास के सभी लोगों की उलझन और बढ़ गई। क्या जनरल रॉबिन एक छात्र से द्वंद्व युद्ध हार गए? उनमें से एक ने सन्नाटे के बीच पूछा। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं उससे लड़ने से इनकार कर दूंगा।
छोड़ो उसे, क्या तुमने देखा कि उसने क्या किया? उसने तो बस एक ही समय में दो अलग अलग क्षमताओं का इस्तेमाल किया। ये कैसे संभव है? ये किसी प्रकार की प्रतिकृति क्षमता या भ्रम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि यह भ्रम होता तो जनरल इस तरह से कार्य करते। छात्रों के पास पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन चूंकि हेड जनरल वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए सभी एक व्यक्ति की ओर देखने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी कि छात्रों की भीड़ सिल की तरफ दौड़ पड़ी। ये तो अद्भुत था। आप कौन हैं? आपकी योग्यता क्या है? क्या आप और जनरल एक दूसरे को जानते हैं? लोगों की भीड़ को अपनी ओर दौड़ते और लाखों तरह तरह के सवाल पूछते देखकर सिल वहीं ठिठक गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसा लग रहा था कि लोगों की यह लहर उसे भी निगल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पृथ्वी की क्षमता का इस्तेमाल करके लिन को निगल लिया था। हालांकि लोगों की भीड़ के उसके करीब पहुंचने से पहले ही दो लोगों ने उन्हें उसके पास आने से रोकना शुरू कर दिया। शिरो और चकी। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, और सिल के अजीब स्वभाव को देखते हुए उन्हें अंदाजा था कि वह जम जाएगा। अपने हाथ बढ़ाकर वे कुछ छात्रों को रोकने में सफल रहे, लेकिन जल्द ही लोगों की भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अरे, तुम्हें कोई ऐसी योग्यता तो नहीं मिली जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके, है ना? चकी ने पूछा। ये सुनकर सिल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्द ही वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। कमरे में उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वह अभी भी वहीं था। उसने जो क्षमताएं हासिल की थीं, उनमें से एक अदृश्यता की क्षमता थी, ये सोचकर कि शायद ये दूसरी क्षमताएं हासिल करने में काम आ सकती है। इस तरह सिल बाकी सभी से पूछताछ से बच निकलने में कामयाब रहा। उसे न ढूंढ पाने पर छात्रों ने तुरंत हार मान ली, लेकिन कक्षा समाप्त होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और जल्द ही जो हुआ उसकी खबर पूरे स्कूल में फैल गई। बाकी दिन जो छात्र सिल को ढूंढ रहे थे वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक व्यक्ति था जो बाकी सभी से अधिक दृढ़ था। क्लास खत्म होने के बाद जब सब सिल को ढूंढ रहे थे तो शिरो ने सोचा कि चकी के पीछे जाना ही बेहतर होगा। वे दोनों एक बार नहीं बल्कि दो बार साथ रहे थे और उसे नहीं लगा कि यह महज एक इत्तेफाक था। फिर भी किसी कारणवश चकी को ढूंढना बहुत कठिन था। वो आदमी दिखता भी कैसा था? क्या उसके बाल बिखरे हुए थे, लंबे? रुको, उसके बालों का रंग भी क्या है? उस आदमी को याद रखना इतना मुश्किल क्यों है? शिरो ने सोचा। हालांकि आखिरकार वह उससे टकरा ही गया, क्योंकि दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कक्षा में वापस आकर लगा जैसे सहपाठियों के कानों तक भी खबर पहुंच गई हो। वे सिल को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अरे शिरो, क्या ये सच है कि सिल ने रॉबिन ग्रेलिश को हरा दिया? वीनस ने स्विन के साथ उसके पास आते हुए पूछा। वे दोनों हमेशा एक ही जोड़ी की तरह साथ रहते थे। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। दोनों के बीच मुकाबला हुआ था और जनरल ने अचानक हार मान ली, इसलिए मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि वह जीत गया। शिरो ने जवाब दिया, लेकिन शिरो की सिल में दिलचस्पी इसी वजह से नहीं थी। यह उसकी क्षमता थी। किसी तरह उसके पास न केवल ग्रेलिश क्षमता थी, बल्कि एक और भी थी। इसका मतलब था कि उस परिवार का हिस्सा बने बिना भी क्षमताएं सीखने का एक तरीका था, शिरो ने सोचा। या कोई और भी ज्यादा मजबूत क्षमता। आखिरकार चकी कमरे में चली गई, लेकिन पाठ शुरू हो चुका था। ट्यूटर का समय हो गया था, इसलिए क्विन को बस रजिस्ट्रेशन लेना था और सभी छात्रों की गतिविधियों या उनके दिन के बारे में जानकारी लेनी थी। शिक्षक, सिल कहाँ है? एक छात्र ने पूछा। सिल फिलहाल बीमार है, क्विन ने जवाब दिया। ये सुनकर शिरो को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाडी शापित गुट का हिस्सा है और आखिर में रॉबिन ने शापित नेता को नमस्ते कहने की बात कही। क्या सिल पहले से ही शापित गुट का हिस्सा है? वह सोचने लगा, शायद हाडी उसकी रक्षा कर रहा है। शिरो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन शापित गुट हर पल और भी दिलचस्प होता जा रहा था। जब कक्षा समाप्त हो गई तो शिरो ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने इंतजार किया और देखा कि चकी भी इंतजार कर रहा था। अंत में सभी लोग कक्षा से बाहर चले गए और अब केवल चकी और क्विन ही वहां बचे थे। शिरो, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? क्विन ने पूछा। अगर हो सके तो मैं चकी से बात करना चाहता था। बात सिल के बारे में है। मुझे पता है तुम सब साथ काम कर रहे हो, तुम सब शापित गुट का हिस्सा हो, है ना? सिल समेत, शिरो ने दावा किया। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता था। सिल ने मुझे उस समय बचाया था और मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। चकी और क्विन दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। ठीक है सिल, अगर तुम चाहो तो अभी बाहर आ सकती हो। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इस पूरी योजना पर पुनर्विचार करना होगा, क्विन ने कहा। कुछ ही सेकंड बाद सिल कहीं से प्रकट होकर क्विन के पास खड़ी हो गई। क्विन, मुझे खेद है, चीजें हाथ से निकल गईं, मैं हर संभव प्रयास कर रही थी, सिल ने कहा। अब चकी भी अपना सिर हिला रहा था और शिरो अपने शिक्षक हाडी की ओर देखने की कोशिश करते हुए एक कदम पीछे हट गया। क्विन, नाम अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था और उसे यह समझने में 1 मिनट लग गया।
क्विन यानी शापित गुट के नेता क्विंटैलेन। अब समझ आने लगा था कि वह असल में कौन था। उनके गुरु के इतने सारे संबंध और ताकत क्यों थी। अब वह विश्व नेताओं के सामने खड़ा था, पुराने जमाने के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बराबर। हालांकि कुछ ही बातचीतों के माध्यम से उसे यह समझ में आने लगा था कि शापित गुट को नेताओं की मेज पर क्यों रहने दिया गया था। सबसे पहले शिरो ने एक घुटने पर बैठकर अपना सिर नीचे झुकाया। एक छात्र के रूप में मेरी देखभाल करने के लिए महान नेताजी का धन्यवाद। आपने मुझे सजा से बचाया और साथ ही आपके लोगों ने भी मेरी फिर से रक्षा की है। शिरो अब जो कर रहा था वह सब स्वाभाविक था। वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन उसने सोचा कि उसे कम से कम इतना सम्मानजनक तो होना चाहिए। तुम उठ सकते हो, चिंता मत करो, मैं तो बस एक शिक्षक हूँ और मैं शापित गुट के लोगों से ऐसा कुछ नहीं करवाता, तो फिर अपने छात्रों से क्यों करवाऊंगा। बस एक ही बात है कि क्या तुम इस पूरी घटना के बारे में थोड़ा चुप रह सकते हो, और सिल के बारे में तो लगता है कि अब पूरा स्कूल उसके बारे में जानता है। क्विन ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। वह चाहता था कि सिल यहाँ रहते हुए कुछ दोस्त बनाए, लेकिन वह स्कूल में केवल 2 दिन ही रहा था, और यदि उसके प्रदर्शन के बाद अन्य लोगों को लगा कि वह अभी भी एक छात्र है, तो इससे सिल के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। कुछ छात्र उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते थे, कुछ उसके परिवार के बारे में जानकारी मांगते थे और कुछ अन्य। ये परेशानी उठाने लायक नहीं था। सच में, क्विन ने कहा। उसे एहसास हुआ कि एक और उपाय भी है। क्यों न हम फिर से शुरुआत करें, पीटर के पास जाएं और उससे कहें कि वह तुम्हारा रूप बदल दे। मुझे तुम्हें दूसरी कक्षा में भेजना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारी टीचर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं चकी का भी तबादला करवा दूंगी। मुझे यकीन है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह अब इस कक्षा में नहीं है। लगता है उसका यही असर है, क्विन ने कहा। जब सिल उसके पास आया था तब उन्होंने इस बारे में बात की थी कि क्या करना है। सिल पहला व्यक्ति था जिसने क्विन को अफवाहें सुनने से पहले बताया कि असल में क्या हुआ था, और वे दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या करना चाहता है, और आश्चर्यजनक रूप से सिल ने कहा था कि वह स्कूल में ही रहना चाहता है। अगर यही सबसे अच्छा तरीका है तो यही सही, सिल ने कहा, एक बार फिर अदृश्य होकर पीटर के पास जाने के लिए तैयार। रुको, शिरो चिल्लाया, क्योंकि वह सिल के पैरों को गायब होते देख सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता था, आपकी क्षमता बहुत मजबूत है और मेरे पास वर्तमान में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं। शेरो ने विनती की। सिल ने क्विन की ओर देखा, जिसने मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें एक सलाह दूं। मेरी क्षमता हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है और मैं इसे और आगे नहीं फैलाना चाहता, लेकिन अगर तुम ताकत की वजह से मेरी क्षमता के पीछे भाग रहे हो तो ऐसा मत करो। याद रखो मैंने क्या कहा था कि ग्रेलिश परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमताएं होती हैं। खैर, उनमें से एक तुम्हारे सामने है। सिल ने क्विन की ओर इशारा करते हुए कहा। छाया क्षमता, शेरो ने कहा। शेरो क्विन को देखता रहा, उससे वो सवाल नहीं पूछा जो उसके मन में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि वो कौन है और वो कौन है। क्विन के लिए ये देखना कि वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या करे, कोई अच्छा संकेत नहीं था। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्विन ने आखिरकार कहा। क्या तुम शापित गुट में शामिल होना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए शामिल होना चाहते हो क्योंकि तुम्हें सिल द्वारा बताई गई शक्ति चाहिए। इस समय और बिंदु पर हालांकि शिरो को शापित गुट में रुचि थी, फिर भी वह अपने दिमाग से यह बात नहीं निकाल पा रहा था कि उसका जीवन अर्थबॉर्न या ग्रेलिश परिवार में शामिल होने से बेहतर होगा। वह शापित के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था, और अंततः वह जानता था कि वह एक क्षमता के लिए कर रहा था, और यह एक ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में वह वास्तव में नहीं जानता था। वह बस सिल की बात पर यकीन कर रहा था कि यह एक ऐसी क्षमता है जो ग्रेलिश से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब उसके सामने अचानक आया यह अवसर उसे लुभा रहा था। वह अकेला नहीं था जो अंदर ही अंदर इस पर बहस कर रहा था। सच कहूं तो, हालांकि सैम ने अपने आत्मिक हथियार को और बेहतर बनाने के लिए इंसानों को छाया क्षमता सिखाने का सुझाव दिया था, क्विन को एक वजह से यकीन नहीं था कि यह एक अच्छा विचार है। वह क्षमता थी छाया लिंक। क्विन के मन में हमेशा ये चिंता रहती थी कि छाया उपयोगकर्ता किसी भी समय एक दूसरे के पास जा सकते हैं। इस मामले में क्विन ने एक चीज़ सीखी जो ये तय करते समय सबसे ज्यादा अहम थी कि किसे छाया सिखानी है। वफादारी। आत्मा जैसा व्यक्ति दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकता था, इसलिए अगर क्विन ने कभी कोई ऐसा दुश्मन बनाया जो छाया की क्षमता जानता हो, और अगर वे भविष्य में वफादार न रहे, तो इससे समस्या पैदा हो सकती थी। जिन पिशाचों को पिशाच बना दिया गया था, उनके बीच कम से कम एक ऐसा संबंध तो था जो उन्हें सतही स्तर पर वफादार बनाता था। शेरों को देखकर और इस तथ्य के आधार पर कि उसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था, ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक कोई पूर्ण निर्णय नहीं लिया है। आपका समय बर्बाद करने के लिए मुझे खेद है। शेरों ने झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा लगभग लाल हो गया था, मानो वह शर्मिंदा हो, और फिर कमरे से बाहर जाने लगा। इसके तुरंत बाद सिल चकी के साथ पीटर से मिलने गई, और क्विन ने उन दोनों को दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए कागजी कार्रवाई का अनुरोध किया। वे लोग चिंता का विषय हैं, लेकिन वे ठीक होंगे।
क्विन ने सोचा, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में शिरो का ख्याल था। ये सोचते हुए कि क्या शिरो ने आखिरकार यह क्षमता सीखने का अनुरोध किया था, क्विन के मन में कुछ सवाल उठे। ब्रेव क्षमता, जिसके बारे में वोर्डन ने सैन्य स्कूल में अपने पहले वर्ष की शुरुआत में बताया था, में मनुष्यों की एमसी कोशिकाओं की नकल करने की क्षमता थी। उस समय जब क्विन ने छाया क्षमता सीखी थी, वोर्डन उसकी क्षमता की नकल नहीं कर पाया था क्योंकि पिशाच की शारीरिक संरचना मनुष्यों से थोड़ी अलग थी। यही कारण था कि हालांकि पीटर जैसी क्षमता को पिशाच और मनुष्य दोनों सीख सकते थे, वॉर्डन और सिल दोनों ही पीटर की क्षमता की नकल करने में असमर्थ थे। सिर्फ इसलिए कि वोर्डन क्विन से छाया क्षमता की नकल नहीं कर पाया, इसका मतलब यह नहीं था कि इंसानों के लिए इसे सीखना नामुमकिन था, लेकिन कुछ बातें थीं जिन्होंने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। ऐसा तब हुआ जब क्विन ने खुद इस क्षमता की किताब खोज ली थी। क्षमता सीखते हुए ये कहा गया था कि व्यक्ति को रक्तदान करना होगा, या यूं कहें कि सिस्टम ने ऐसा कहा था, लेकिन सिस्टम ज़्यादातर सही होते हुए भी हमेशा सही नहीं होता। चीज़ों को दरकिनार करने के हमेशा तरीके होते थे, खासकर विंसेंट जैसी क्षमता के साथ। पहले महल में ये स्पष्ट नहीं था कि कुछ क्षमताएं मनुष्य क्यों सीख पाते हैं, कुछ पिशाच क्यों सीख पाते हैं, जबकि कुछ दोनों। ये स्पष्ट था कि इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया क्योंकि मनुष्य इसके बारे में नहीं जानते थे और पिशाचों को इसकी परवाह नहीं थी। शायद मैं इस विषय पर शोधकर्ता बन सकता हूं, आपकी मदद से। बिल्कुल, क्विन ने विंसेंट से बात करते हुए कहा। और मुझे लगता है कि शिरो तुम्हारी परीक्षा का विषय होगा। तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, इस बारे में सावधान रहना। विंसेंट ने सख्ती से चेतावनी दी। एक अन्य कारण जिसके कारण क्विन को संदेह था कि कोई व्यक्ति छाया सीख सकता है, वह यह था कि क्षमता पुस्तक को स्वयं ही बंद अवस्था में पाया गया था, और क्विन ने उस समय यह मान लिया था कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए थे जो इस क्षमता को सीख सके। क्या सच में ऐसा था? हो सकता है कि उन पर उस समय हमला हुआ हो जब उन्होंने अभी अभी किताब खोजी थी, या हो सकता है कि वह किताब उस व्यक्ति की सीखने की क्षमता से कहीं ऊंचे स्तर की हो। ये सोचते हुए क्विन ने सोचा कि अगर उसे श्रेयो को सिखाना ही है, तो क्या ये बेहतर होगा कि वह खुद उसे सिखाए, जैसे उसने शापित गुट के बाकी लोगों को सिखाया था। हालांकि वे ये क्षमता सीखने में कामयाब रहे, लेकिन ये बहुत धीमी गति से सीखी गई। विंसेंट, यदि वहाँ एक पुस्तक मिली है, तो क्या वहाँ अन्य पुस्तकें भी नहीं होनी चाहिए, और क्या वहाँ निम्न स्तर की छाया पुस्तकें भी हैं? क्विन ने पूछा। मुझे डर है कि आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्विन। द पनिशर्स को हमेशा एक अलग परिवार माना जाता था, उन्होंने जो किया वो उनकी मर्जी थी। सच कहूं तो दूसरे परिवारों ने अपनी क्षमताओं पर किताबें भी नहीं लिखीं। हो सकता है कि परिवार के खत्म होने की स्थिति में उनके पास गुप्त रूप से एक किताब हो, लेकिन उसकी कई प्रतियां नहीं होंगी। हो सकता है जब आथा अपनी नींद में जा रहा था तब उसने ऐसा करने का फैसला किया हो, या फिर किसी और ने ऐसा करने का अनुरोध किया हो। ये बहुत बुरी बात थी कि क्विन अब आथा के खिलाफ होने के कारण उस व्यक्ति से सीधे तौर पर पूछने में असमर्थ था। हालांकि इसका मतलब ये जरूर था कि वहाँ और भी छाया पुस्तकें मौजूद थीं और उनमें किसी को ये क्षमता सिखाने के लिए उचित साधना, तकनीकें और तरीके मौजूद थे। भले ही वह चाहे तो शिरो को सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन वह शापित गुट के अन्य लोगों को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। अब सवाल ये था कि संभावित छाया पुस्तकें कहाँ होंगी। क्विन के दिमाग में इसके लिए 3 जगहें सबसे ज़्यादा संभावित थीं। पहली वह होगी जहां उसे पहली बार छाया पुस्तक मिली थी। जब वह पहली बार उस ग्रह पर पहुंचा था तो वह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी, हालांकि अब वह एक बिल्कुल अलग इंसान था। हालांकि सेना ने पॉल के साथ मिलकर उस जगह की पहले ही गहन तलाशी ले ली थी। दूसरा विकल्प वह था जहां आथा पहली बार पाया गया था। आखिरकार पनिशर्स को उसी ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। आथा के अनंत निद्रा में चले जाने के बाद भविष्य के लिए किताबें बनाना उचित ही लगा। आथा छाया क्षमता के साथ इतना समय बिता चुका था, इसलिए वह अपने अधीनस्थों को जो ज्ञान सीखा था उसे देना चाहता था। हो सकता है कि वह भी क्विन की तरह ही महसूस करता हो और यह बात उन सभी पिशाचों को सिखाना चाहता हो जो उसके साथ चले गए थे। हालांकि वहां वापस जाने के बारे में सोचना थोड़ा चिंताजनक है। क्विन ने सोचा, हो सकता है कि आथा अभी भी वहां हो, और मुझे याद है कि वहां एक मानव बस्ती बसाई जानी थी। क्विन जितना ज्यादा आथा के पिछले कामों के बारे में सोचता, उसे लगता कि वह बुरा इंसान नहीं है। जागने के बाद से उसने बस क्विन और इंसानों की मदद ही की थी। ये जानकर उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ कि उसमें कुछ बदल गया है। खैर, मुझे लगता है अब एक और जगह बच गई है। 14वां किला, वह महल जो मूलतः पनिशर्स का था और अभी भी पिशाच जगत में खड़ा था। क्विन को कदम उठाने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि स्कूल में ज्यादा जरूरी काम नहीं थे। उसे यहाँ अपना समय अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे हेलेन और पीटर पर भरोसा था कि जो भी गड़बड़ होगी वे उसे संभाल लेंगे। शायद पीटर नहीं, लेकिन कम से कम वह मुझे सूचित तो करेगा, क्विन ने सोचा। हालांकि उसने सोचा कि वह बिना किसी परेशानी के ये काम कर सकता है।
वह बिना बताए वहां नहीं जाना चाहता था, खासकर क्योंकि यह छाया उपयोगकर्ताओं से जुड़ा मामला था। उसे यकीन था कि उसके छोटे से चेतावनी संदेश के बाद ब्रायस और बाकी लोग पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि उन्हें जवाब मिलने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। क्विन 14वें महल की खोज के लिए पिशाचों की दुनिया में वापस जा सकता था। हालांकि एक शर्त लगा दी गई थी। जब वह महल की खोज कर रहा था तो ब्रायस चाहता था कि कोई उसके साथ रहे। तो क्विन, तुम्हारा जवाब क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, तुम्हें यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। पॉल ने फ़ोन पर कहा। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी और वैसे भी मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्विन ने जवाब दिया, मैं खुद ही इसकी तलाश करना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए मेरी काबिलियत की ज़रूरत होगी और मैं काज को संभाल सकता हूँ, चिंता मत करो। जैसा कि पहले बताया गया है, क्विन जिस पद पर था उसे अपनी मर्जी से जाने की आज़ादी थी। भले ही उसे पढ़ाने के लिए कक्षाएं हों, जैसे कि होमरूम कक्षा और जानवरों के हथियार कक्षा, उसे बस उन्हें पहले से सूचित करना था और उसने ठीक यही किया। उसे हैरानी हुई कि उसकी होमरूम क्लास हेली ले रही थी। सच कहूं तो क्विन इस चुनाव से काफ़ी खुश था, क्योंकि पिछली बार जब उसने पढ़ाया था तब क्लास ने उसके प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा उसे वो दिन याद आ गए जब वह स्कूल में था और अक्सर मेडिकल रूम में आना पड़ता था। हेली कभी भी बुरी इंसान नहीं लगती थी और जो भी छात्रों के लिए डॉक्टर होता था उसे एक देखभाल करने वाला इंसान होना ही था, या कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी। चिकित्सकों की बहुत मांग थी और उसके लिए किसी भी शीर्ष गुट में पद पाना आसान होता। शायद उसके पास सेना में रहने के और भी कारण थे, जैसे कि उसके पिता उस समय हेड जनरल थे। फिर भी जब पीटर और लैला घायल हुए थे तब भी वह वहां मौजूद थी और उसने यथासंभव मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन पॉल को नहीं पता था कि क्या ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह असल में पॉल की बेटी थी। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो जानवरों के हथियार वर्ग को संभालने वाला था, क्विन को नहीं पता था कि वह कौन था क्योंकि वह उसका नाम नहीं पहचानता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर यह कुछ दिनों के लिए ही रहे तो भी कोई बात नहीं। उसने पिशाच ग्रह पर ज्यादा समय तक रहने की योजना नहीं बनाई थी, खासकर जब वह अभी लौटा था। ऐसा लगता था कि हर बार जब वह वापस लौटता था तो बुरी चीजें घटित होती थीं, इसलिए उसके पास उस स्थान के लिए अच्छी यादें नहीं थीं। दिन की शुरुआत हो चुकी थी और हालांकि हेली को सब्स्टिट्यूट बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि जनरल हार्डी के पास ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि उन्हें अचानक जाना पड़ा। इस समय वह कॉफ़ी पी रही थी और टीचर्स लाउंज में थी। एक ऐसा कमरा जहां टीचर आराम कर सकते थे और थोड़ा आराम कर सकते थे। वहां कॉफ़ी मशीन, स्नैक्स, सोफे वगैरह सब कुछ था। यहाँ तक कि एक आरामदायक पॉड भी था जहां कोई झटपट झपकी ले सकता था। शिक्षक कक्ष के अंदर हेली अकेली नहीं थी, बल्कि वह अपने सहकर्मियों नाथन और फे से बात कर रही थी। वे दो अन्य साजन थे जो क्विन के अधीन थे और एक ही समूह में थे। क्या हुआ हेले, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या इतने लंबे समय तक डॉक्टर रहने के बाद अब तुम होमरूम टीचर बनकर थोड़ी घबरा रही हो? फे ने पूछा। उसने एक बड़ी आह भरी। ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी पर जन्मे जनरलों के बारे में है। वे बहुत घमंडी लग रहे हैं और याद कीजिए मैंने आपको जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया था। ऐसा लगता है कि वे अभी भी कुछ करने की योजना बना रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इस बारे में इतने खुलेआम बात कर रहे थे मानो मैं वहां मौजूद ही न हूं। ये भी हमारे छात्र हैं, वे कैसे सीखेंगे जब बड़े लोग उनके पीछे छिपकर लड़ रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। तभी से यही बात उसके दिमाग में थी। ऑस्कर की वजह से सेना का क्रम काफ़ी बदल गया था और कई लोग इससे नाखुश थे। पहले हेली को किसी भी प्रमुख जनरल की पूरी तरह से आज्ञा माननी पड़ती थी, चाहे वे किसी भी दूसरे सैन्य अड्डे का हिस्सा क्यों न हो। लेकिन वह समझ गई कि ऑस्कर क्या दिखाना चाहता था, कि सेना कोई एक सेना नहीं है, बल्कि सेना एक समूह है जो इन सभी समूहों से मिलकर बना है और जो संसाधनों और ताकतों को साझा करते हैं। बेशक कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया और इसे अपनाना मुश्किल था, लेकिन जो बात उन्हें एकजुट रखती थी वह ये विचार था कि ऑस्कर अभी भी सबसे ऊपर है। आखिरकार गठबंधन के अन्य समूहों की भी अपनी निजी ताकतें थीं जो उतनी ही मजबूत थीं। तुमने मुझे पहले जो बताया था उससे तो लगता है कि हडिशापित गुट में कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर उसके पास इतनी ताकत है तो मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं होगी कि वे उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। नाथन ने कहा, सच कहूं तो कभी कभी इन लोगों को सिस्टम से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, चाहे वो उनकी अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से हो या किसी और की चालबाजी की वजह से। ड्यूक के साथ भी ऐसा ही था और मुझे पता है कि हम सब उसके बारे में कैसा महसूस करते थे। नाथन की बात को ध्यान में रखते हुए उसने बस यही आशा व्यक्त की कि यह पूरा मामला बदसूरत न हो जाए, क्योंकि कोई तो कारण होगा कि ऑस्कर चीज़ों को उसी तरह चलने दे रहा है जिस तरह वे चल रही थीं। हेली के लिए होमरूम क्लास अच्छी रही। जाहिर है क्लास में कई लोग पूछ रहे थे टीचर हार्डी कहाँ गए, लेकिन चूंकि वे हेड जनरल थे इसलिए उन्हें समझाना आसान था।
उन्होंने सोचा कि वे स्कूल के बजाय सौदों पर चर्चा करने या सैन्य दल के साथ कुछ करने में व्यस्त होंगे। हालांकि बीस्ट क्लास की कहानी अलग थी। क्विन की जगह उन्होंने अर्थबॉर्न के दूसरे ग्रुप से एक शिक्षक को लिया था जिसका नाम एडेन था। बात यह नहीं थी कि वह एक बुरा शिक्षक था, हालांकि छात्रों को अभी तक ये पता नहीं चला था। बात यह थी कि वह हार्डी के पढ़ाने के तरीकों के बारे में शिकायत करता रहता था। वह तुम सबको अपनी पसंद के हथियार आजमाने कैसे दे सकता है? अदन ने मुंह फुलाकर कहा, तुम लोग तो बच्चे हो और हमारी क्षमताओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते और जानवरों के हथियारों के बारे में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी क्षमता क्या है? ऑफ टेलीकिनेसिस, वीनस ने उत्तर दिया। आपकी क्षमता के अनुसार एक दूरी से मार करने वाला जानवर का हथियार सबसे अच्छा है, या कम से कम एक ऐसा प्रक्षेप्य जिसे आप फेंक सकें। कुछ उपयोगकर्ता ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक मजबूत रस्सी से बंधा खंजर होता है और वे युद्ध में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। एडेन इसी तरह काम करता रहा, एक छात्र के पास जाकर उसकी क्षमता के बारे में पूछता और किसी हथियार के प्रकार की सलाह देता या सीधे उसे हथियार थमा देता। छात्र खुद भी इस तरीके से उलझन में थे। उनमें से कुछ लोग इस्तेमाल करने के लिए एक जानवर जैसा हथियार चुनने में जूझ रहे थे। आखिरकार इतने सारे हथियार थे और उन्हें अच्छा लगा कि कोई उन्हें बता दे कि कौन सा हथियार सबसे अच्छा है। जबकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि उन्हें एक ऐसा हथियार थमा दिया गया जो उन्हें खास तौर पर चाहिए ही नहीं, भले ही वह उनकी क्षमता के अनुकूल ही क्यों न हो। दो अलग अलग शैलियों के कारण कक्षा विभाजित हो गई थी तथा एक छात्र के संबंध में विशेष समस्या उत्पन्न हो गई थी। और आपके पास क्या योग्यता है? एडेन ने पूछा। शेरो ने कुछ सेकंड के लिए इधर उधर देखा। वह जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि इससे वह दूसरों के बीच निशाना बन जाएगा, लेकिन उसके स्कूल में पढ़ने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने उसके लिए उत्तर चिल्लाकर बताया, उसमें कोई योग्यता नहीं है सर। एक छात्र चिल्लाया। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे वे गपशप करने लगे क्योंकि यह एक दुर्लभ दृश्य था और वे सोच रहे थे कि वह इतनी दूर कैसे पहुंच गया या उसके पास यह न होने का क्या कारण है। वह शिक्षक के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ कहने के बजाय वह आगे बढ़ गया और शेरो उसके द्वारा कहे गए शब्दों को देख सकता था। समय की बर्बादी। क्विन, क्या तुम भी सचमुच इन सब से गुजरे हो? शेरो ने सोचा। वह शर्मिंदा था और उसे इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा था जैसे वह कोई कूड़ा कचरा हो। स्कूल में एक टेलीपोर्टर की मदद से क्विन लगभग पल भर में शापित जहाज पर पहुंच गया। वहां से गुजरते हुए उसने सबको नमस्ते कहा, लेकिन बेकार की गपशप के लिए समय नहीं था क्योंकि क्विन ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। शापित जहाज से वह वैम्पायर की दुनिया में वापस जाने के लिए टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करेगा। हालांकि उसे 2 टेलीपोर्टरों से होकर गुजरना होगा, लेकिन ये स्कूल में वैम्पायर की दुनिया से जुड़ा एक टेलीपोर्टर होने से बेहतर था। अंदर कदम रखते ही वह आखिरकार 10वें महल में सीधे नए सिंहासन कक्ष में पहुंच गया। बड़े हॉल में सामान्य गहरे रंग थे और बड़ी बड़ी रंगीन कांच की खिड़कियां उस क्षेत्र का नज़ारा दिखा रही थीं। सामने मेहराबदार दरवाजों तक एक लाल कालीन बिछा हुआ था। क्विन को जिस बात ने चौंकाया वह ये थी कि वहां उसका स्वागत करने के लिए 2 लोग मौजूद थे। एक पॉल था और दूसरा काज। वाह, ब्राइस को सचमुच तेजी से काम करना पसंद है। क्विन, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा, पॉल ने कहा। यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, उम्मीद है दूसरी तरफ भी तुम्हारे साथ ऐसा ही चल रहा होगा। टेलीपोर्टर से दूर जाकर वह आगे बढ़ा और काज भी उसके पीछे चलने लगा। यहाँ वहाँ कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं, और वैसे आपकी बेटी भी ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। क्विन जल्द ही कमरे से बाहर निकल गया और उसका अगला गंतव्य 14वां महल था। मुझे आश्चर्य है कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा। सिल के पीटर से मिलने के बाद एक बार फिर अपने आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करके और एक नया मिट्टी का मुखौटा पहनकर सिल अपना रूप बदलने में सक्षम हो गया। इस बार सिल के रूप रंग में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वह किसी के बालों का रंग भी बदल देता तो दूसरों को पता चल जाता। चूंकि पीटर तुरंत सोचने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह केवल वही दिखा सकता था जो वह अपने सामने देख सकता था। कुछ सेकंड बाद सिल बिल्कुल चकी जैसी दिखने लगी। एक साधारण सा चेहरा और छोटे बाल। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे अलग दिखाए। हालांकि एक छोटा सा अंतर था और वो ये कि अब सिल के बाल एकदम काले थे, जबकि चकी के बाल ज्यादा गहरे भूरे थे। आप ऐसा क्यों करेंगे? हम तो लगभग एक जैसे दिखते हैं, चकी ने पूछा। लगभग एक जैसे लग रहे हो, पीटर ने सोचा, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने दोनों के बालों का रंग अलग अलग कर दिया था। मास्क बनाते समय शायद मैं कोई छोटी सी बात भूल गया हूँ। यकीन मानिए, तुम दोनों अलग नहीं दिख रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उन्हें लगे कि तुम दोनों एक ही हो। चकी जानता था कि पीटर कौन है। उसे एक भरोसेमंद इंसान माना जाता था जिसे शापित जहाज का रक्षक कहा जाता था। ऐसा उस घटना के कारण था जो ठीक उसी समय घटी थी जब क्रोज उसके साथ आए थे, क्योंकि पीटर ने झुंझलाहट से तुरंत निपट लिया था। लेकिन चकी को अब यह एहसास होने लगा था कि शायद लड़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें वह अच्छा है।
इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस कक्षा में चकी और सिल अब स्थानांतरित हो गए थे वह पीटर की कक्षा थी। हालांकि पीटर मुख्य शिक्षक नहीं था, वह एक सहायक शिक्षक था, ऐसा व्यक्ति जो अक्सर पीछे बैठकर छात्रों को घूरता रहता था। पीटर छात्रों के लिए एक तरह से डरावना सा व्यक्ति था। जब पीटर पहली बार स्कूल आया था तो शिक्षक ने उससे कई चीज़ों में मदद करने के बारे में पूछा था कि वह किस में अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता था कि पीटर को कुछ भी नहीं आता था और वह जिस भी चीज़ को छूता या मदद करने की कोशिश करता उसका नतीजा और भी बुरा होता। यहाँ तक कि वहाँ कई महंगी वस्तुएं भी थीं जिनका उपयोग करना जब पीटर को समझ नहीं आता था तो वह उन पर प्रहार करके उन्हें पूरी तरह तोड़ देता था। इसलिए टीचर ने उसे बस कक्षा को नियंत्रित करने और ध्यान न देने वाले शरारती बच्चों को पकड़ने के लिए कहा। चकी ने पीटर का ये तरीका देखा और उसे वह काफ़ी डरावना लगा। अगर कक्षा में कुछ बच्चे बारी बारी से बोलने लगते तो वह अचानक उनके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता और उनके कंधे के ऊपर से झांकता रहता। वह आंखों से संपर्क बनाए रख सकता था और पलक तक नहीं झपकाता था जब तक कि छात्र अंततः नजरें फेर न लें। फिर कई छात्र थे जिन्होंने पीटर को घूरने की प्रतियोगिता में चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ और सभी ने अपना मुंह घुमा लिया। बच्चों को रीढ़ की हड्डी में झुंझुनी और हवा में भारीपन महसूस हो रहा था। उसके बाद वे फिर कभी नहीं बोले। क्या इसीलिए वे उसे ज़ोंबी पीटर कहते हैं? छात्रों ने सोचा। उसकी आंखों को देखिए, और जब हमें नहीं लगता कि वह ध्यान दे रहा है तब भी वह किसी न किसी तरह हमें सुन लेता है। वह हमेशा देख रहा होता है। मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। एक बार मैं जाग गया और मुझे लगा कि मैंने उसे कमरे के कोने में खड़ा देखा है। हाँ, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, मेरी तरफ मत देखो, रुको रुको। हो सकता है कि वह वही हो। मुझे लगता है कि वह कभी सोता नहीं है। एक शर्त चल रही है कि अगर कोई उसकी सोते हुए तस्वीर ले लेगा तो उसे कम से कम 50,000 क्रेडिट का इनाम मिलेगा। चकी के लिए ये तो बस एक छोटी सी बात थी। सबसे बुरी बात यह थी कि जब उन दोनों का तबादला हो गया तो पीटर को सिल का नया नाम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिरकार अब हर कोई सिल को जानता था और उसे ढूंढ रहा था। उसे एक नए उपनाम की ज़रूरत थी और उसने लिस नाम रखने का फैसला किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोशिश ही नहीं की। तुम्हें लगता है लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि यह सिर्फ सिल का उल्टा उच्चारण है? चकी ने सोचा। फिर भी वह खुश था कि सिल अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। कुछ समय उसके साथ रहने के बाद उसे ये देखकर भी हैरानी हुई कि सिल अभी भी स्कूल जाना चाहती थी। उसने सोचा कि सिल की शर्म और हर चीज़ से डर के कारण उसे स्कूल से नफरत है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। जब चकी को ये बात पता चली तो उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा और अब चकी उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था। फिर भी उसे सावधान रहना था कि वह क्रोधित न हो जाए, विशेषकर उसकी शक्ति को देखने के बाद। जहाँ शिरो, वीनस और स्विन थे, वे वर्तमान में एक और जानवर वर्ग के पार्ट में थे जिसे फिर से एडेन द्वारा चलाया जा रहा था, और आज वह कल की तुलना में और भी अधिक क्रोधित लग रहा था। आज का पाठ बच्चों को बीट्स हथियार को सक्रिय करने और उससे शक्ति प्राप्त करने का तरीका सिखाने के बारे में था। हालांकि कई छात्रों को यह मुश्किल लग रहा था। एडेन एक छात्र पर इतना गुस्सा हो गया था कि उसने उसके हाथ से हथियार छीन लिया और उसे लाल रंग में चमकने लगा। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे लगा था कि वह गुस्से में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह पिछले दिन शांत था। उसे क्या हो गया है? वीनस ने स्विन से फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसे अब 2 कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही हैं और हार्डी की जगह भी काम करना पड़ रहा है। कम से कम यही समस्या की जड़ लगती है, स्विन ने जवाब दिया। इसके अलावा और भी कई कारण थे। ये सच था कि एडेन अपने काम के बोझ के बढ़ने से नाराज़ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे इसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिल रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह उतना ही आसान होगा जितना कि अपनी कक्षा में जो करना ज़रूरी है उसे दोहराना। फिर भी हार्डी ने जो सिखाया था उसके कारण उन्हें पहले पार्ट में पुनः पढ़ाना पड़ा, और अब वे दूसरे पार्ट में भी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो गया है? बाकी सभी वर्ग पहले ही जानवरों के हथियारों को सक्रिय करना सीख चुके हैं और अब अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, अदन ने शिकायत की। एडेन को यह नहीं पता था कि जनरल हार्डी की कक्षा में आने वाले ज़्यादातर छात्र असल में कक्षा 2A के थे। ये जानते हुए कि उनकी क्षमताएं कमज़ोर हैं या उनकी MC कोशिकाओं को कभी बेहतर नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने 20 क्लास लेने का फैसला किया था। इसके अलावा कक्षा में उनके प्रदर्शन, उनके भाषणों ने वास्तव में बहुत से छात्रों को प्रेरित किया था। इसलिए बहुत से निम्न स्तर के छात्र जो धीमे या कमज़ोर थे उस भयानक कक्षा में आ रहे थे। एडेन सोच रहा था कि यह हार्डी के खराब शिक्षण के कारण है, जबकि उसे यह एहसास नहीं था कि यह सच है। फिर भी कम से कम एडेन ने उन्हें पढ़ाना जारी रखा जैसा कि उसे करना चाहिए था, और क्रोध में यहाँ वहाँ हल्की थप्पड़ मारने तक ही वह आगे बढ़ सका। मुझे शिरो के लिए बुरा लग रहा है, स्विन फुसफुसाया, जबकि वे दोनों अपने हथियार चलाने का नाटक कर रहे थे। उन्हें भी इसके पीछे की बात समझ नहीं आई थी, और वे खुद थप्पड़ खाने के डर से शिक्षक से बच रहे थे, और साथ ही ऐसा लग रहा था कि शिक्षक उनसे बच रहे हैं।
हालांकि एक इंसान ऐसा था जिसकी तरफ उसने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की, और वो था शिरो, जो अदन के शिक्षक बन जाने के बाद से अकेला रह गया था। वो अकेले ही हथियारों को चलाना सीखने की कोशिश कर रहा था, और बाकी सबको पता भी नहीं था कि वो इसमें कामयाब हो चुका है। लेकिन शिरो शेखी नहीं बघार रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं खुद को साबित करने के एक कदम करीब हूँ। अगर क्विन और सिल मुझे अपनी क्षमता नहीं सिखाएंगे तो मुझे अभी भी अपने हाथों से ये दिखाना होगा कि मेरा उपयोग किया जा सकता है, शिरो ने सोचा। कक्षा समाप्त होने पर एडेन ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और उन सभी की ओर देखते हुए बस अपना सिर हिलाया। लगभग 150 छात्रों में से केवल 25 ही हथियार चला पाए, जो कि भयावह था। दूसरों की धीमी गति की वजह से उसे सबके पास जाने में भी समय लग गया। उसे पता भी नहीं चला कि कक्षा खत्म हो गई। देखो, मैं कोई गुस्सैल शिक्षक बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम लोग शर्मिंदा हो जाओ, अदन ने कहा। अगले हफ्ते के बाद सभी जानवरों के हथियार वर्गों की एक संयुक्त कक्षा होगी और हम एक छोटी सी प्रतियोगिता करेंगे। आप कितने अच्छे प्रदर्शन करेंगे उसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, जो आपके शापित घर को दिए जाएंगे। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम लोग अब इस तरह बाहर जाओगे तो तुम सब मारे जाओगे। कुछ छात्र इस खबर के बारे में जानकर घबरा गए। उन्हें पहले से ही अपने हथियारों को सक्रिय करना न जानने का दुख था, और यह जानने से उन पर और भी दबाव बढ़ गया। आमतौर पर जानवरों के हथियारों वाले मुकाबलों में भी उन्हें अपने एब्लेट्स इस्तेमाल करने की अनुमति होती थी, असली युद्ध का अनुकरण करने के लिए। शायद यह मेरे लिए खुद को दिखाने का मौका है, अगर अन्य समूहों के सभी जनरल वहां होंगे, शिरो ने सोचा। जबकि वीनस और स्विम का विचार कुछ और था। 1 हफ्ते का समय है, उम्मीद है जनरल हार्डी तब तक वापस आ जाएंगे, वरना मुझे लगता है कि इस टीचर के साथ हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। शायद वो हमें कुछ सिखा सकें। हमारी पूरी क्लास हंसी का पात्र बन जाएगी, स्विन ने सोचा। बैककोट हार्डी, तुम क्या कर रहे हो? क्विन जब 10वें महल में था तो वह किसी और को नहीं देखना चाहता था। आखिरकार वह यहाँ ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं था। वह जानता था कि पिशाच नेताओं का कितना सम्मान करते हैं, और अगर वह यहाँ होता तो उनका मनोबल कितना बढ़ता, लेकिन वह उनकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। ये जानना कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई समस्या नहीं हुई है, क्विन के लिए काफ़ी था। ब्राइस ने मेरे लौटने की खबर दूसरों को तो नहीं दी, क्विन ने काज के साथ महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोचा। दोनों के बीच बातचीत हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन ब्राइस के साथ हुए झगड़े और उसके साथ बिताए समय के बाद से उसे लग रहा था कि अब वे दोनों तटस्थ हो गए हैं। कम से कम अब वे दुश्मन तो नहीं रहे जो एक दूसरे का गला काटने की कोशिश करते थे। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको कितना बताने की अनुमति है, काज ने जवाब दिया। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्राइस आपके लिए अपनी सीमा से ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसी किसी भी बात पर परिषद में मतदान होना ज़रूरी होता है और फिर राजा की राय ली जाती है, या राजा मतदान के लिए कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महल की तलाशी लेने का आपका ये समझौता एक राज है। हालांकि क्विन को आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात को गुप्त रखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि परिवार के दूसरे सदस्यों को पता चले कि वह क्या कर रहा है। इसीलिए क्विन ने 10वें महल से 14वें महल के बीच अपनी छाया यात्रा का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया। बाहर से देखने पर यह एक प्रभावशाली कृति थी। 3 को छोड़कर लगभग सभी महल एक जैसे लग रहे थे। उनमें से एक बीच में राजा का महल था, जो बाकी सबसे बड़ा था, फिर भी शैली में फिट बैठता था, और दूसरा वह महल था जिसे वे अभी देख रहे थे। ऊबड़ खाबड़ किलों और गौथिक विशेषताओं से बने होने के बजाय इसमें कई बेलनाकार मीनारों और लंबी दीवारों वाला एक पारंपरिक महल जैसा एहसास था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजों में से एक थी विशाल काली जंजीरें जो मुख्य महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाती थीं। क्विन ने पूछा, क्या इनका कोई विशेष उपयोग है या ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या यही जानने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो? काज ने जवाब दिया। वह वहीं खड़ी क्विन को ऐसे देख रही थी मानो वह कुछ करने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे। आखिरी महल जो अन्य से अलग दिखता था, अब 10वां महल था जिसमें सिस्टम से नए और बेहतर उन्नयन थे। दरवाजे के पास पहुंचने से पहले क्विन के दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी। सावधान क्विन, याद है वो मीनार जिसमें आथा पिछली बार सोया था? उसने उस पर चढ़ने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक परीक्षा रखी थी, शायद उसके महल में भी कुछ ऐसा ही हो। विंसेंट ने चेतावनी दी। चेतावनी को ध्यान में रखते हुए क्विन ने सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाया। आथा और हमारे बाद क्या 14वें महल में कोई और आया है? क्विन ने पूछा। उसे याद आया कि एक बार क्विन को भी साथ लाया गया था और तभी उसे आथा की कहानी के बारे में भी पता चला था। जैसा कि मैंने पहले कहा, आमतौर पर इस तरह के मामलों में वोटिंग होती है। आखिरकार एक नेता का दूसरे के किले में घुसना युद्ध की घोषणा करने के बराबर है। जब भी वोटिंग होती, नतीजा हमेशा एक ही होता, उसे यूं ही रहने दो।
देखिए, कुछ लोगों ने सोचा कि शायद महल के अंदर जाने से कुछ सक्रिय हो जाएगा। वहां मौजूद पर्निशियस को आगाह कर दें कि कुछ गड़बड़ है, और एक बात जो ज्यादातर पिशाच नहीं चाहते थे वो ये थी कि वे वापस न आएं। जबकि कुछ लोग पर्निशियस का सम्मान करते थे और सोचते थे कि इसे उनके असली मालिकों के लिए अछूता छोड़ देना चाहिए। अब क्विन को ये समझ में आने लगा था कि ब्रायस ने उनकी पीठ पीछे ये सब करने के लिए सहमति क्यों दी थी, लेकिन जब तक इससे क्विन को फायदा होता उसे इसकी परवाह नहीं थी। दरवाजे के पास जाकर क्विन को एक अजीब सा ताला जैसा संयोजन दिखाई दिया, जो बाकी सभी महलों पर था। क्या तुम्हें कोड नहीं पता, या ये तुम्हें मुका से मिला है? क्विन ने पूछा। यह जवाब सुनकर काज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह थोड़ी निराश जरूर हुई। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शैडो ट्रैवल स्किल से ज़मीन पर भी यात्रा की जा सकती थी और किसी भी दीवार को पार किया जा सकता था। पर्निशियस के बारे में दूसरे वैम्पायरों के लिए एक और डरावनी बात। एक बार फिर छाया यात्रा का प्रयोग करने के बाद वे दोनों महल में अचानक प्रकट हुए, और जैसे ही वे हर कमरे में दाखिल हुए और हर गलियारे से गुजरे, स्वचालित प्रकाश क्रिस्टल चमकने लगे। हालांकि बाहर से महल अलग दिख रहा था, लेकिन अंदर का नज़ारा क्विन को अपने महल जैसा ही लग रहा था। अछूता, अप्रयुक्त और बिना किसी निवास वाला। महल की तलाशी काफ़ी थकाऊ थी, क्योंकि वहाँ कई कमरे थे और पूरी जगह विशाल और बड़ी थी। क्विन को दूसरों की मदद तो पसंद आती, लेकिन किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कहीं वो कुछ छूट न जाए, और साथ ही काज एक पल के लिए भी क्विन का साथ नहीं छोड़ रहा था। सौभाग्य से क्विन ने पाया कि उसकी प्रणाली में निरीक्षण कौशल का उपयोग करने से उसे आमतौर पर पता चल जाता था कि किसी खास कमरे में देखने लायक कुछ है या नहीं। हर मंजिल पर जाकर उनकी भौतिक रूप से तलाशी लेने और अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करने के बाद क्विन को कुछ भी ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। ये बात समझ में आती है, जब पर्निशियस इस जगह से गए तो संभवतः वे अपने साथ हर महत्वपूर्ण चीज़ ले गए। आखिरकार ऊपरी मंजिल के पास क्विन को अचानक कुछ दिखाई दिया। वह या तो लाइब्रेरी का कमरा था या फिर कोई दफ्तर। पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ एक मेज़ तो थी, लेकिन कमरा अगल बगल किताबों से भरा हुआ था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे अचानक कुछ दिखाई दिया। उसकी जांच पड़ताल से पता चला कि किताबों की अलमारी के पीछे कुछ और था, मानो कोई छिपा हुआ कमरा हो। अपनी महान पिशाच शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे अलमारी को हिलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा कुछ छिपाना निश्चित रूप से सुरक्षा में थोड़ी ढिलाई है, विंसेंट ने सोचा। हालांकि जब वे अंदर गए और पता चला कि उसमें क्या है, तो क्विन को समझ आया कि क्यों। वहां कोई खजाना, कोई क्षमता की किताबें या कोई गुप्त शक्तिशाली हथियार नहीं थे, बल्कि यह उस छिपे हुए कमरे के अंदर एक और पुस्तकालय जैसा था। एक पुस्तकालय जहां सभी किताबें आथ ने खुद लिखी थीं। धूल भरी शेल्फ पर जाकर क्विन ने लगभग 5 किताबें उठाईं, उन्हें एक साथ रखा और फिर जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। उसने अपनी किताबों के ढेर को एक तरफ रखा और उनमें से एक उठा लिया। आप क्या कर रहे हैं? क्या ये उपयोगी हैं? काज ने पूछा। सच में नहीं, क्विन ने पहले कुछ पन्ने पलटते हुए कहा। लगता है ये सारी किताबें आथ की जिंदगी की निजी डायरी हैं। तो फिर आप इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? काज ने पूछा। क्योंकि मुझे ये जानना है कि आथ किस प्रकार का व्यक्ति है। क्विन एक एक करके उन पत्रिकाओं को पढ़ता गया, और जैसी की उम्मीद थी, असल में आथ अपने जीवन का दस्तावेजीकरण कर रहा था। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह थी कि शुरुआती पत्रिकाएं उस समय के बारे में लिखी गई थी जब आथ पिशाच नहीं बना था। क्या पिशाचों ने उनके साथ कुछ किया था? क्विन ने सोचा। क्या इसी वजह से वह भड़क गया था? अगर उसे अतीत या ऐसी ही किसी चीज के बारे में पता चल जाता तो बात समझ में आती। फिर भी शुरुआती डायरी पढ़कर क्विन ज्यादा कुछ नहीं जान पाया, बस इतना कि आथ कैसा महसूस कर रहा था। लेकिन जल्द ही वे उस दौर में पहुंच गए जब आथ एक दंडक बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आथ के लिए हर चीज का विवरण दर्ज करना एक आदत बन गई थी। वे रोजमर्रा की जिंदगी के विवरण नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण घटनाओं या उसके लिए महत्वपूर्ण यादों के विवरण थे। उसने उस दिन के बारे में भी लिखा जब उसे बदला गया था, और जब उसने पाया कि उसके सभी शूरवीर घायल हो गए थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा आथ ने उन्हें बताया था, और जैसा क्विन ने बोनक्लॉ द्वारा दिए गए दर्शन में देखा था। मुझे लगता है कि जब आप इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो एक शौक रखना और ऐसा कुछ करना अच्छा होता है। क्विन वहां बैठकर हर छोटी छोटी बात को पढ़ता रहा, सभी पत्रिकाओं को पलटता रहा। वह इंसानों से ज्यादा तेज गति से पढ़ सकता था, क्योंकि वह जानकारी को तेजी से समझ सकता था, पन्नों को पलटते हुए और शब्दों को देखते हुए, लेकिन फिर भी इसमें काफी समय लगता था। यहाँ तक कि काज ने भी एक किताब खोली थी, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसने उसे बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसमें वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि जल्द ही क्विन को एक दिलचस्प विषय मिला जिस पर आथ शोध कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आथ इस बात पर शोध कर रहा था कि क्षमताएं मूल रूप से कहाँ से आई थीं, और किसी क्षमता का पहली बार प्रकटन कब हुआ था, यहाँ तक कि मूल क्षमताओं में भी। इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें थीं। एक तो उन्होंने सच्चे प्रथम राजा के बारे में विवरण लिखा था,
न कि एनो परिवार के राजा के बारे में, बल्कि उससे पहले वाले राजा के बारे में जिसके पास छाया क्षमता थी। सच्चा राजा सिर्फ पकड़ा गया था, मरा नहीं। अब उसके पास उनकी क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन अगर उसे जगाया जाए तो वह भी खतरनाक हो सकता है। एनो सलाह देता है कि सच्चे राजा को कभी न जगाएं। बिना किसी क्षमता के भी उसके पास उन सभी पर विजय पाने की शक्ति है। किसी कारण से, ये जानकर कि यह आर्थर द्वारा लिखा गया था, क्विन को असली राजा की ताकत के बारे में सोचकर सिहरन हुई। आर्थर ने लिखा, मूल पिशाचों में सबसे शक्तिशाली, लेकिन उसे यह क्षमता कहाँ से मिली? अंततः ऐसा लगा कि उन्हें एक लिंक मिल गया है, लेकिन वे उसे कभी खोज नहीं पाए। पहली क्षमताएं एक विशाल पत्थर की पट्टिका से जुड़ी हुई हैं। क्विन ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि दुनिया क्षमताओं के बारे में सीखेगी। उसने बस यही सोचा था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से इन्हें सीखने के लिए विकसित हुए हैं और कई लोग इन्हें गुप्त रखते हैं। लेकिन अब आर्थर ने जो पाया था, उसे जानकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी चीज़ या व्यक्ति से आया होगा। विशाल पत्थर की पट्टिका, जो मुझे ब्लेड द्वीप पर मौजूद उस विशाल पत्थर की मेज की बहुत याद दिलाती है। क्विन आर्थर की डायरी पढ़ता रहा और उसे यह जानने में दिलचस्पी होने लगी कि क्षमताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आर्थर ने इसे इतने विस्तार से लिखा था कि क्विन को ऐसा लग रहा था जैसे वह हर छोटी बड़ी बात खुद ही सीख रहा हो। पत्रिकाओं के अनुसार आर्थर के जीवन में ऐसे समय भी आए जब वह शांत रहा। यह उस समय के राजा पर निर्भर करता था, और जैसे जैसे पिशाचों के बीच पनिशर की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, अपराध कम होते गए और एनो का लक्ष्य सफल होने लगा। ये शांतिपूर्ण अवधि कई वर्षों तक चल सकती थी और पनिशर की विशेष क्षमता के कारण, भले ही आर्थर दूर हो, पिशाचों को डर था कि वह किसी भी समय वापस आ सकता है। अपनी खोज के दौरान उसने पाया कि कुछ लोग अपनी क्षमताओं के साथ उभर रहे थे। आर्थर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके उनसे जुड़ पाता था। कभी वह परछाई का इस्तेमाल करता, तो कभी अपनी असाधारण ताकत या गति दिखाकर उसे अपनी क्षमता बताकर पेश करता। जब पूछा जाता था कि किसी ने कोई योग्यता कैसे सीखी, तो अक्सर जवाब मिलता था कि किसी ने उसे यह सिखाया है, लेकिन ये भी अस्पष्ट था कि किसने, या क्या ये किसी परिवार के सदस्य ने सिखाया था। जिन लोगों को असली जवाब पता होता, वे पहले ही मर चुके होते। हालांकि कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिली जानकारी का ज्ञान था। उनका कहना था कि शक्तियों के आने से पहले ही उनके दिमाग में एक विशाल पत्थर की पट्टिका की छवि प्रकट हो गई थी। पिशाचों के मौजूदा समूह में से उनमें से कोई भी मूल क्षमता का वाहक नहीं था। कोई भी मूल जागृत नहीं था, और इस समय एनो चिर निद्रा में चला गया था, और वह अपने दोस्त को उसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, जो एक शौक बन गया था, नींद से नहीं जगाना चाहता था। ऐसा लगता है कि इस पुस्तक के बाद क्षमताओं के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, क्विन ने कहा, इसे नीचे रखते हुए, और उसे एहसास हुआ कि वह सभी पत्रिकाओं के अंत में आ रहा था। आखिरी वाली पढ़ने के बाद उसमें पनिशर्स और वैम्पायर के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बताया गया था। आखिरकार उसने अपने लोगों को लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया था। पत्रिकाएं यहीं खत्म हो गईं, जब महल वीरान हो गया और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दूसरे ग्रह पर अपने टावर में बैठकर डायरी लिखता रहा होगा। हो सकता है कि कुछ जगहें ऐसी रही हों जो मैं और फैक्स भूल गए हों। ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या उसे कभी उन क्षमताओं के बारे में पता चला, या वह पत्थर की पट्टिका मिली जिसकी उसे तलाश थी। क्विन ने सोचा, आपकी बात सही है। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से काफी प्रभावित था। कुछ सालों के बाद कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना एक मुश्किल काम बन जाता है, और मुझे लगता है कि आर्थर के लिए तो यह और भी मुश्किल रहा होगा। क्षमताओं का स्रोत ढूंढना ही शायद एकमात्र ऐसी चीज रही होगी जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए जमीन से उठकर क्विन हिलने डुलने को तैयार हो गया। उसे पता नहीं था कि वह कब से किताबें पढ़ रहा था, लेकिन काज अब कमरे में नहीं थी। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि काज का सिर मेज पर झुका हुआ था। क्या वो सो रही है? कोई पिशाच ड्यूटी पर सो रहा है ना? ऐसा होने के लिए मैं वहां बहुत देर से रहा हूँगा, उसने सोचा। धीरे धीरे उसके पास जाकर क्विन ने उसका नाजुक चेहरा देखा। उसके बाल 2 जूड़ों में बंधे हुए थे, जिससे उसका रूप थोड़ा बचकाना लग रहा था। जब काज पहली बार आई तो उसने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, लेकिन जल्द ही क्विन को पता चल गया कि यह सब उसकी सतर्कता कम करने का नाटक था। वह काफी चतुर लड़की थी, हालांकि थोड़ी खोई हुई थी। जब आपके पास ब्राइस जैसा पिता हो तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? क्विन ने सोचा। सभी पिशाच इंसानों की तुलना में असाधारण सुंदरता के होते थे, मानो उनकी त्वचा पर कोई दाग धब्बा ही न हो। उन्हें मेकअप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जब तक कि वे अपनी गोरी त्वचा को और गहरा न दिखाना चाहें। काज के चेहरे को देखकर उसने भी यही सोचा। मुझे लगता है कि वह खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगेगी, क्विन ने सोचा जैसे ही वह करीब पहुंचा, लेकिन फर्श में एक दरार के कारण वह उछलकर खड़ी हो गई। क्या कर रहे हो? उसने अपने नाखून पहले ही बढ़ा लिए थे और बोली, क्या तुम मुझे नींद में ही मार डालना चाहते हो? मैं बस सावधानी से घूम रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, क्विन ने कहा, और उसने उसके मुंह के किनारे की ओर इशारा किया।
तभी काज को अपनी ठोड़ी पर कुछ गीलापन महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि नींद में उसके मुंह से कुछ बूंदें टपक रही थीं। चलो यहाँ से चलें, काज ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। क्या मुझ पर नज़र रखना उसका काम नहीं है? क्विन ने सोचा, लेकिन उसे लगा कि यह सब बहुत प्यारा था। वह औरत तुम्हारी उम्र की कई साल है, क्विन। विंसेंट हंसा। पहले हेलेन और अब काज, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपने एक ऐसी महिला को डेट किया था जो आपसे कई साल छोटी थी? क्विन ने तुरंत जवाब दिया। सावधान, यह आपकी महान महान दादी हैं। आप कितनी सारी महान दादी के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनकर पूरी बात अजीब हो गई और क्विन ने अपनी खोज जारी रखी, ये देखकर कि काज दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। हर मंजिल पर एक एक कमरे की तलाशी फिर से शुरू हुई और सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खाली कर दिया गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ सामान हाल ही में वहां से हटाया गया था। क्या आर्थ के लिए अपनी इच्छानुसार इस स्थान पर लौटने का कोई रास्ता है? क्विन ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, मैं वास्तव में द पनिशर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन शायद कुछ ऐसे कौशल हैं जिनके बारे में सिस्टम को जानकारी नहीं है, और कुछ चीज़ें आर्थ ने स्वयं बनाई हैं। ये सुनकर क्विन अब थोड़ा सतर्क हो गया। कुछ जगहों पर धूल और कुछ जगहों पर दूसरी चीज़ें हिली होने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही यहाँ कोई आया था। अगर आर्थ वापस आ गया होता तो क्या क्विन उससे लड़ने के लिए तैयार था? ये सोचते ही पिछली बार की भयानक पिटाई और उसकी हालत से उसका शरीर थोड़ा दर्द करने लगा। काज भी थोड़ा असहज लग रही थी और क्विन सोच रही थी कि क्या वह जिल के माध्यम से बोल रही थी और यह सब ब्राइस को बता रही थी। सिंहासन कक्ष में भी, जो हर दूसरे सिंहासन कक्ष जैसा ही दिखता था, कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। हालांकि एक आखिरी कमरा एक और खास संयोजन ताले से बंद था। बाहर से देखने पर यह सिंहासन कक्ष जितना ही बड़ा लग रहा था। क्या हुआ, क्या अंदर कुछ है? काज ने पूछा। नहीं, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि यह कमरा बंद है, क्विन ने कहा जैसे ही उसने छाया यात्रा का उपयोग किया और उन्हें अंदर ले गया। साए से बाहर निकलते हुए सबसे पहले उसकी नज़र एक और सिंहासन पर पड़ी। हर महल में पहले जैसा एक सिंहासन होता था, लेकिन यह अलग था। फर्श पर बिछी लाल कालीन दरवाजों से शुरू होकर छोटी सीढ़ियों तक जाती थी और आखिरकार उस भव्य कुर्सी तक पहुंचती थी, एक चटक लाल कुर्सी जिसका रंग बिल्कुल साफ था। कुर्सी को खुद देखकर काज की धड़कनें तेज हो गईं और थोड़ी तेज हो गईं। उसके मन में एक विचार आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुर्सी क्या है। क्विन ने कुर्सी पर अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग किया, वह भी वास्तव में हैरान था। पूरी तरह से रक्त क्रिस्टल से बना एक सिंहासन। उस चीज को बनाने के लिए कितने पिशाच मारे गए। यह महज एक कुर्सी नहीं थी जिसे रक्त क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया गया था, जैसे कि रक्त हथियार बनाया जाता है, बल्कि ऐसा था जैसे कि ऐसी कुर्सी बनाने के लिए हजारों रक्त क्रिस्टल को एक साथ जोड़ा गया हो। वह आदमी तो पागल है। काज खुद को रोक नहीं पाया और बोला, कोई रोजाना उस कुर्सी पर खुशी से कैसे बैठ सकता है जो उसे याद दिलाती है कि उसने क्या किया है? क्या उसे गर्व है? नहीं, क्विन को उन पत्रिकाओं से पता था कि ऐसा नहीं है जो उसने पढ़ी थीं। काज एक बात में सही था, यह एक अनुस्मारक था, खुद को याद दिलाने के लिए कि उसका क्रूर काम क्या था। अपनी पत्रिकाओं में वह कभी कभी खुद को खलनायक जैसा महसूस करता था और पिशाच कभी कभी उसे उसी नज़र से देखते थे और उसे उस भूमिका में बने रहना था, यहाँ तक कि खुद को भी समझाना था। क्विन को कुर्सी की ओर कुछ खींच रहा था, वह उसकी ओर बढ़ने लगा और लाल रंग की चमक देखकर मोहित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुर्सी में ऐसा क्या था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। फिर जब वह छोटे से मंच के ऊपर पहुंचा तो उसकी नज़र काज पर पड़ी, जिसने उसे अजीब तरह से देखा। सबसे पहले क्विन ने अपनी उंगलियां आर्मरेस्ट पर सरकाईं, उसे एक ऊर्जा महसूस हुई लेकिन वह क्रिस्टल के अंदर फंसी हुई थी। फिर अंततः उसने उसमें बैठने का फैसला किया। महल एक नए नेता की कामना करता है। क्या आप, दंड देने वालों का नेता, शीर्षक स्वीकार करना चाहेंगे? तारांकन 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 तारांकन। पैट्रियन पर MVS वेबटून तक पहुंच प्राप्त करें। ये केवल $3 प्रति माह है और मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम विशेष रूप से पढ़ें। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तो आप मेरे Patreon जक्समंगा पर कर सकते हैं। MVS कलाकृति और अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, जक्समंगा। जब क्विन ने 14वें महल में आने का फैसला किया था तो उसे कुछ राज मिलने की उम्मीद थी, या तो हुनर की किताबें या फिर शायद परछाई के बारे में और कुछ जानने की। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे शुद्ध रक्त क्रिस्टल से बना एक सिंहासन मिलेगा और उस पर बैठकर उसे एक उपाधि मिलेगी, दंड देने वालों का नेता। क्विन ने मन ही मन पढ़ा। शीर्षक का मतलब तो साफ था, लेकिन बदकिस्मती से क्विन शीर्षक की बारीकियों को समझ नहीं पाया और न ही यह समझ पाया कि इसका क्या असर होगा। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम चाहता था कि वह इसी पल या तो प्रस्ताव स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे। उपाधियां बहुत शक्तिशाली होती थीं, जिनसे लड़ाई के दौरान कुछ बफर्स और अन्य चीज़ें मिलती थीं।
इससे उसे प्रतिष्ठा अंक मिलते थे और 10वें किले पर मीनारें भी बन जाती थीं, लेकिन यही वजह थी कि उसे यह फैसला लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर मैं इस उपाधि को स्वीकार कर लूं तो क्या 10वें परिवार वाले से छुटकारा मिल जाएगा? अब तक कोई भी उपाधि नहीं खोई थी, यहाँ तक कि एक ऐसी भी थी जिसे चुना जा सकता था जो उसके प्रिय मित्र एडवर्ड की याद दिलाती थी, हालांकि अब उसका पूरा इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह उसकी बाकी उपाधियों के साथ टकराव पैदा करेगी, लेकिन शायद वह ज़रूरत पड़ने पर 10वीं उपाधि की तरह उनके बीच बदलाव कर सकता था। मुझे लगता है कि सिस्टम शायद आपको किसी गेम की तरह चेतावनी देगा, विंसेंट ने बीच में कहा। जरा सोचिए, जब आप इस शीर्षक के लिए हाँ चुनेंगे तो यह आगे कहेगा इस शीर्षक को स्वीकार करने से एक्स शीर्षक हट जाएगा। मैंने पहले भी काफ़ी गेम खेले हैं। विंसेंट एक गेमर है और उसे इस पर गर्व है। क्विन ने सोचा, सच कहूं तो अगर 10वां टाइटल गायब भी हो गया तो भी वह सिस्टम में ही रहेगा। निश्चित रूप से ब्रायस और बाकी काउंसिल के सदस्य क्विन को ही लीडर मानेंगे, चाहे सिस्टम कुछ भी कहे। सबसे ज्यादा जो चीज़ उसे खोनी थी वह थी टावर। इस समय क्विन खिताब स्वीकार करने की ओर झुक रहा था और उसने लगभग हाँ भी कर दी थी, लेकिन एक आखिरी चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी। आथा का क्या होगा? वह क्या सोचेगा? क्या उसे पता चलेगा कि मैंने उसका किला हथिया लिया है, या वह सोचेगा कि मैंने पनिशर्स और वैम्पायर बस्ती का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है? आखिरकार यही विचार क्विन को हाँ कहने और उपाधि स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर गया। आथा आ रहा था और उसे हर तरह की मदद और शक्ति की जरूरत थी। दंड देने वालों का नेता की उपाधि दी गई है। प्रतिष्ठा अंक इस आधार पर दिए जाएंगे कि साथ ही पनिशर आपका कितना सम्मान करते हैं। स्टोव का उपयोग अब 14वें क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे ही क्विन ने टाइटल स्वीकार किया, सीट पर हल्की सी रोशनी पड़ने लगी और काज वहां से निकलने को तैयार हो रहा था, लेकिन जल्द ही रोशनी धीमी होकर गायब हो गई। काज की नज़र में ज्यादा कुछ नहीं बदला था, लेकिन क्विन के सिस्टम में काफ़ी कुछ बदल गया था। पुरस्कारों का पहला सेट वैसा ही था जैसा क्विन को 10वीं उपाधि मिलने पर मिला था। उसे प्रतिष्ठा अंक मिलते थे जो इस बात पर आधारित होते थे कि उस परिवार के लोग आपको कैसे देखते हैं, हालांकि उसे पनिशर्स का मतलब समझ नहीं आता था। क्या इसमें आथा शामिल था, या वे सभी जिन्हें उसने छाया कौशल सिखाया था? अच्छी बात यह थी कि 10वें लीडर टाइटल से अर्जित प्रतिष्ठा अंकों का उपयोग 14वें जोन में चीज़ें बनाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा टाइटल एक दूसरे में बदले जा सकते थे। 10वें लीडर टाइटल का कोई नुकसान नहीं हुआ। शायद अभी कुछ भी न बनाना ही बेहतर है। हालांकि मैंने यह उपाधि स्वीकार कर ली है, मैं नहीं चाहता कि दूसरे परिवारों को इसके बारे में पता चले। इसके अलावा बिना लोगों के महल पर कौन हमला करेगा, मुझे किसकी या किस चीज़ की रक्षा करनी है? पुरस्कारों का अगला सेट उन कौशलों पर आधारित था जिनका उपयोग तब किया जा सकता था जब क्विन 14वें क्षेत्र में था और उसका शीर्षक सक्रिय था। 14वें क्षेत्र में रहते हुए उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छाया उधार ले सकता है और अन्य पनिशर्स को दे सकता है। इससे पहले जब क्विन ने दूसरों से छाया उधार ली थी तो उसे जबरदस्ती ले लिया गया था, लेकिन उनसे बात करने के बाद वे उस समय स्वेच्छा से क्विन की मदद करना चाहते थे। ये शर्म की बात है कि यह केवल 14वें क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे पहले ही अपनी छाया को जितना संभव हो उतना बढ़ाना होगा। इसके अलावा कोई बड़ा इनाम नहीं दिख रहा था, इसलिए क्विन ने उस नक्शे को देखने का फैसला किया जो उसे 14वें महल के इलाके तक ले जाएगा। इसे देखते हुए क्विन को महल के नक्शे में एक और बात भी नजर आई जो थोड़ी अजीब थी। अपने स्थान पर जाते समय वह देख सकता था कि जहां वह अभी था वहां भी उनके पीछे सिंहासन के पीछे एक और कमरा था। क्विन तुरंत खड़ा हो गया, जिससे काज कुछ फीट पीछे कूद गया। क्विन, अब बताओ, क्या तुम पागल हो गए हो? काज ने कहा, क्या उस कुर्सी ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है? क्विन ने कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप मुझ पर सीधा हमला नहीं करेंगे और कम से कम पहले मुझसे पूछेंगे, क्विन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिंहासन के पीछे की दीवार तक पहुंचते हुए क्विन को दीवार के पीछे एक विशाल गलीचे जैसा कपड़ा लटका हुआ दिखाई दिया। उसे एक तरफ से फाड़कर एक और गोलाकार संयोजन ताला दिखाई दिया। उसके पास जाकर क्विन को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने अपनी उंगलियां ताले से रगड़ दीं। क्या आप दरवाज़ा खोलना चाहेंगे? क्विन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और पहिया अपने आप घूमने लगा। अंततः वह उसी समय उसके लिए खुल गया और अपने आप खुलने लगा। मुझे लगा था कि तुम्हें तालों का कोई संयोजन नहीं पता, काज ने पूछा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्विन ने झूठ बोला और गुप्त दरवाजे से अंदर जाने लगा। काज थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन जल्द ही उसने पीछा करना शुरू कर दिया और वह लाल क्रिस्टल सिंहासन से दूर रही, ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे कि अगर वह उसे छू भी ले तो ये दुर्भाग्य होगा। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि क्विन अभी भी वहीं खड़ा है और उसके चारों ओर फर्श पर मलबे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यह क्या है? क्या तुमने ऐसा किया? काज ने पूछा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आप मेरी बात सुन लेते, क्विन ने मलबे के एक टुकड़े को उठाते हुए कहा, और काज ने भी वही किया। क्विन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उम्मीद कर रहा है,
लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की कई दीवारें थीं जिन पर कुछ लिखा हुआ था या चित्र थे, लेकिन ये सब हाल ही में नष्ट हो गए थे। धिक्कार है उस पर, काज चिल्लाया। यह एक प्रशिक्षण कक्ष था जहां दूसरों को छाया का उपयोग करना सिखाया जाता था। कुछ अन्य नेताओं के पास भी ऐसे कमरे हैं, लेकिन यह इस तरह से बेकार है। क्विन ने भी यही सोचा था। शब्दों को किसी किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आथ ने इतने सालों में जो भी तकनीकें सीखी थीं उन्हें इस बड़े कमरे की दीवारों पर उकेर कर समझाया गया था। विंसेंट ने बताया, पहले ये किसी को अपनी क्षमता सिखाने का एक त्वरित तरीका था। आप उन्हें एक कमरे में बंद कर देते थे और बिना किसी विकर्षण के सभी चित्रों और पाठों के साथ व्यक्ति एक खास अवस्था में पहुंच जाता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे दीवारों से शब्द और पाठ उनके पास आ रहे हों। उसने इसे क्यों नष्ट किया? क्या उसने सोचा था कि दूसरे पिशाच वापस आएंगे और शक्तियां सीखने की कोशिश करेंगे? क्या वह उन्हें छाया क्षमता प्राप्त करने से रोक रहा था या मुझे रोक रहा था? क्विन ने सोचा। हालांकि शायद आथ क्विन के बारे में एक ज़रूरी बात भूल गया था। उसे नहीं पता था कि क्विन दूसरे पिशाचों से अलग है और दूसरे पनिशल से भी अलग, क्योंकि उसके पास भी एक सिस्टम था। निरीक्षण करें। टूटे हुए मलबे के प्रत्येक टुकड़े का विवरण देखा गया और सिस्टम ने एक छोटा प्रगति बार भरना शुरू कर दिया। छाया के बारे में जानकारी एकत्रित करना। आपने सफलतापूर्वक छाया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। यद्यपि क्विन अभी भी दूसरों को छाया के बारे में ठीक से सिखाने में असमर्थ था, फिर भी उसने इस छोटी सी यात्रा से अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया था। आथ, तुम जो भी करने की उम्मीद कर रहे थे, मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूं। मलबे के टुकड़ों पर निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल करने के बाद क्विन को सिस्टम में 3 नए छाया कौशल हासिल हो गए थे। वह सोच रहा था कि अगर पूरी दीवारें मौजूद होती और नष्ट नहीं हुई होती तो क्या वह कमरे से और जानकारी निकाल पाता। शायद सिस्टम ने उसे केवल वे कौशल दिए थे जो वह वहां मौजूद चीज़ों से समझ सकता था। दीवार से कुछ बड़े टुकड़े गायब हैं। क्या आथ उन्हें अपने साथ ले गया था ताकि वे उसे फिर से न जोड़ सकें, जैसे मैं और काज कर रहे थे? इसका मतलब है कि छाया के बाकी टुकड़े आथ के पास हो सकते हैं, लेकिन उसने दीवारों के सभी टुकड़ों को अपने आयामी भंडारण में क्यों नहीं रखा? कुछ बातें निश्चित रूप से समझ में नहीं आईं और हमेशा यह संभावना बनी रही कि यह हाथ ही नहीं था, बल्कि 14वें महल में और कौन प्रवेश कर सकता था और इन सभी रहस्यों के बारे में जान सकता था। काज को देखकर वह निराश हो गई। वह अभी भी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें से कुछ तो बस धूल के छोटे छोटे कण थे। वह उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन क्विन अभी कोई भी हुनर आजमाने वाला नहीं था। वह ऐसा अपने समय पर करेगा, दूसरों की नज़रों से दूर। मैंने ये सीख लिया है कि मैं कभी नहीं जानता कि भविष्य में मेरा दुश्मन कौन होगा, क्विन ने सोचा। जब काज ने आखिरकार हार मान ली तो दोनों ने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया और क्विन ने भी उनके पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह भी बंद हो। अगर मैं मौजूद टुकड़ों से कुछ चीज़ें सीख पाया, अगर उन्होंने इसे फिर से जोड़ दिया तो शायद उन्हें भी कुछ पता चल जाएगा। अब महल के हर कोने की तलाशी लेने के बाद, और क्विन को महल के नए नक्शे की वजह से यह बात पता थी, अब उसके लिए स्कूल लौटने का समय आ गया था। उसका काम पूरा हो चुका था और उसे अब दूसरों को परछाई सिखाने का कोई और तरीका ढूंढना था। क्या हम इसे तोड़कर इसके क्रिस्टल निकाल सकते हैं? शायद हम इससे कुछ बना सकें। इसे सिर्फ कुर्सी के रूप में रखना थोड़ा बेकार है। मुझे लगता है कि आपको महल में चीज़ें वैसी ही रहने देनी चाहिए जैसी वे हैं, विंसेंट ने कहा। सबसे पहले तो रक्त क्रिस्टल रखना अपराध माना जाता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ब्रायस को काज की वजह से इस बारे में पता चल गया है, तो वह क्रिस्टल्स लेकर उन्हें अपने लिए नहीं लेगा? क्विन ने पूछा, और विंसेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरा मानना है कि सिंहासन किसी न किसी तरह महल और व्यवस्था से जुड़ा है। कुर्सी को नष्ट करने से आपकी उपाधि भी छिन सकती है, विंसेंट ने तर्क दिया। अब ये कुछ ऐसा था जो क्विन नहीं चाहता था। उसने आगे के दरवाजे की तरफ देखा और उस पर लगे ताले को भी। पीछे लगे ताले को देखकर उसे लगा कि मुका को छिपे हुए कमरे का कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा, क्योंकि वो राज रखा गया था, लेकिन हो सकता है कि दूसरे वाले कमरे के साथ वो कुछ कर सके। दरवाजे तक पहुंचते ही क्विन ने उस पर हाथ रखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। अब वह महल का सरदार था। क्विन सारे ताले खोल सकता था, और इतना ही नहीं, वह उनके संयोजन भी बदल सकता था, और उसने यही करने का फैसला किया। एक चटकने जैसी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी भी हिस्से को हिलाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए काज को इस बात पर ज़्यादा संदेह नहीं हुआ कि उसने क्या किया है। जब तक उनके पास छाया क्षमता या ताले का संयोजन नहीं होता, तब तक यह उन्हें बाहर ही रखेगा। और अगर वे हमला करने की कोशिश भी करते तो अब मालिक होने के नाते क्विन को यकीन था कि सिस्टम उसे पहले की तरह चेतावनी दे देगा। हालांकि क्विन इस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसे डर था कि भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह उसे आगाह न करे। तब ये सिर्फ उसकी अपनी गलती होगी। हो सकता है कि एक दिन ये सिस्टम उतनी ही आसानी से गायब हो जाए जितनी आसानी से ये दिखाई दिया था।
फिलहाल वह इसके साथ आने वाले फ़ायदों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस पर निर्भर न रहने की कोशिश करेगा। जाने से पहले काज ने लाल क्रिस्टल सिंहासन को एक बार फिर देखा। वह उसे देखे बिना नहीं रह सकी, और चूंकि उसका ध्यान भटक गया था, इसलिए दरवाजे के साथ उसकी हरकतें उसे अजीब नहीं लगीं। चलो चलें, क्विन चिल्लाया। मुझे लगता है कि अगर तुम इसे ऐसे ही देखते रहे तो एक पल में तुम ही इसके वश में हो जाओगे। जहां क्विन था वहां दौड़ते हुए वे दोनों उसकी छाया में आ गए और प्रत्येक मंजिल से होते हुए अंतिम मंजिल तक जाने लगे। अब हर कमरे की तलाशी लेने की जरूरत नहीं रही, वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से महल से बाहर निकल पाए, और बाहर निकलते ही वे 14वें भीतरी क्षेत्र में पहुंच गए। क्विन ने अपनी कुशलता रद्द कर दी और वे दोनों बाहर निकल आए और एक बार फिर सतह पर चलने लगे। तो क्या अब तुम ब्राइस को रिपोर्ट करोगी? क्या मुझे कुछ करना है या मैं वापस जा सकती हूँ? क्विन ने पूछा। काज ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड इंतजार किया और अब क्विन को पूरा यकीन हो गया था। 14वें महल में जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी देखा गया था, सब कुछ ब्रायस को बता दिया गया था। जिल के जरिए दोनों को पास आने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि अब भी वह उससे पूछ रही थी कि वह क्या करना चाहता है। आप वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई परेशानी होगी तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके नाइट पॉल को सूचित और अद्यतन रखेंगे। काज ने उत्तर दिया। जैसे ही वे दोनों अलग होने वाले थे, हवा में एक अजीब सा काला धुआं उनकी ओर बढ़ रहा था। वह ऐसे चल रहा था मानो जिंदा हो, किसी चीज की तलाश में हो, और जब उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, तो वह किसी मंजिल पर पहुंच गया और सीधे उन दोनों की ओर बढ़ चला। ये धुआं वैसा ही दिखता है जैसा बोनक्लॉ को बुलाने पर दिखता है, क्विन ने सोचा। और जब धुआं क्विन से लगभग 15 मीटर दूर पहुंच गया तो वह जमीन पर उतर आया और कोहरे ने बोनक्लॉ का रूप लेना शुरू कर दिया। वह अपनी लंबी लटकती भुजाओं और विशाल शरीर के साथ वहीं खड़ा था। अरे, क्या ये तुम्हारा परिचित नहीं है? यह अब यहाँ क्यों आ रहा है? काज ने सोचा। हालांकि क्विन को भी समझ नहीं आ रहा था कि हड्डी का पंजा पहले की तरह उससे क्यों नहीं चिपक गया। क्या कुछ गड़बड़ थी? इसके बाद बोनक्लॉ ने अपनी लटकती हुई लंबी उंगली, जो पंजे की तरह थी, उठाई और सीधे क्विन की ओर इशारा किया। तुम, एक गहरी आवाज ने कहा, साबित करो खुद को। क्विन को वास्तव में ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि काज के पास बेहतर विचार था, इसलिए उसने जल्दी से अपने नाखून बढ़ा दिए और दूर चली गई। क्विन, तैयार हो जाओ, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है? वह चिल्लाए। बोनक्लॉ अब तुम्हें अपना मालिक बनने के लायक नहीं समझता। वह तुम्हें मौत से लड़ने की चुनौती दे रहा है। क्विन ने परिचितों के बारे में कहानियां सुनी थीं, और कैसे वे किसी कमज़ोर मालिक के लिए काम करने के बजाय मरना पसंद करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वे अपने मालिक को मारने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि क्विन अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया था। जब बोनक्लॉ ने उसे पहली बार देखा था तो वह ऐसा करने की कोशिश क्यों करेगा? इस बात से थोड़ा हैरान थे कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, लेकिन जल्द ही सिस्टम ने उन्हें वे उत्तर दे दिए जिनकी उन्हें तलाश थी। बोनक्लॉ ने अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली है। अब यह विश्वास नहीं करता कि आप इसके स्वामी बनने के योग्य हैं। खुद को साबित करें और बोनक्लॉ का विश्वास वापस जीतें। क्विन को अपने ही परिचित से लड़ाई की उम्मीद नहीं थी, जिसने पहले भी कई बार उसकी जान बचाई थी। अब वही उसे मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्विन ने कहा जैसे ही उसने छाया को सक्रिय किया और वह उसकी पीठ के पीछे उठ गई। फैक्स की फांसी के दिन काज ने बोनक्लॉ की ताकत देखी थी। वह उसके पिता से टक्कर ले सकता था जब तक कि उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई। वह जानती थी कि बोनक्लॉ एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिचित है जिसे ज्यादातर पिशाच संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि क्विन तो एक ऐसी इंसान थी जिसने अपने पिता को भी एक लड़ाई में हरा दिया था। फिर भी किसी कारण से बोनक्लॉ ने क्विन को अब चुनौती देने की कोशिश की थी, जब वह संभवतः अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। बोनक्लॉ के तर्क में अवश्य ही कुछ परिवर्तन हुआ होगा। क्या क्विन की पहले की इच्छा अब उससे मेल नहीं खाती, या बोनक्लॉ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसे ऐसा महसूस हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उसे अभी ये तय करना था कि वह क्विन की मदद करेगी या नहीं। क्या बोनक्लॉ मुझे कम आंक रहा है? क्विन ने सोचा। हमें एक दूसरे से अलग हुए काफ़ी समय हो गया है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। या शायद वह मुझे अपने पिछले मालिक से भी कमज़ोर समझता है। छाया सुसज्जित लड़ाई को कमतर नहीं आंकना चाहता था, इसलिए क्विन ने अपने शरीर पर जानवरों से जुड़े सभी उपकरण पहन लिए, और इसमें उसके चेहरे पर लालोनी जैसा मुखौटा भी शामिल था। पहला कदम उठाते हुए क्विन ने जमीन पर एक परछाई बनाई और सीधे बोनक्लॉ की ओर बढ़ा। अगर मैं इसकी गति धीमी कर दूं तो मैं इसे सीधे मार सकता हूं, और पहली बार मुझे तुम्हें मारने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्विन ने सोचा। जब तक क्विन और उसके परिचित के बीच कोई संबंध था, इसका मतलब था कि अगर परिचित मर भी गया तो उसे कुछ समय के लिए बुलाया नहीं जा सकेगा।
छायापथ क्विन के धीमे कौशलों में से एक था और बोनक्लॉ की ओर आते हमले को देखकर वह उसके एक काले पोर्टल में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह खुला और छाया के उस पर प्रहार करने से पहले ही गायब हो गया। क्विन के दाहिनी ओर एक मजबूत पंजा आया, लेकिन साया उसकी पीठ से हटकर हमले को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि क्विन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बोनक्लॉ अब किसी तरह उसकी दाहिनी ओर से भी हमला कर रहा था। उसके पास हमले को रोकने के लिए अपनी बाँह उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पंजा घिसटता हुआ उसके दस्ताने पर जा लगा। वाह, ये हमला बहुत जोरदार है, मैं अपने पूरे शरीर में इसका पूरा वार महसूस कर सकता हूँ। क्विन ने सोचा। वह जानता था कि उसे पीछे धकेलने के लिए वह सिर्फ अपनी पिशाच शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपनी बाँह के पास दूसरे चरण की कीवी पर ध्यान केंद्रित करना और उसे बनाना शुरू किया और अंततः पंजे को पीछे धकेल दिया। जब क्विन ने अपना संयम वापस पाया तो उसने देखा कि बोनक्लॉ एक बार फिर बहुत दूर था। सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था जब उन्होंने कहा कि वह और भी ताकतवर हो गया है। मुझे यकीन है कि उसकी टेलीपोर्टेशन स्पीड और ताकत पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ हो गई है। अगर वह हर जगह टेलीपोर्ट करता रहेगा तो मैं उसे कैसे पकड़ पाऊंगा? मेरा कोई भी ब्लड स्किल काम नहीं करेगा। काज, जो किनारे खड़ी थी, ये सब ध्यान से देख रही थी। वह बीच में आना चाहती थी क्योंकि उसने खुद क्विन की मदद करने का फैसला किया था। लेकिन उसने देखा कि बोनक्लॉ ने क्या किया था। क्विन के दाहिनी ओर अपना शरीर टेलीपोर्ट करके और अपनी एक भुजा से उस पर हमला करते हुए उसने क्विन के बाईं ओर एक और द्वार खोल दिया था और अपने द्वारा बनाए गए एक और काले द्वार में अपनी भुजा डाल दी थी। इस तरह बोनक्लॉ क्विन के शरीर पर एक साथ दो जगहों पर हमला करने में सक्षम था। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि जैसे ही काज ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक और काला द्वार खुल गया और एक बड़ा लटकता हुआ पंजा प्रकट हुआ जो उसके हाथ को छू रहा था, जो अब दर्द से कांप रहा था। बोनक्लॉ को फंसाने की कोशिश में क्विन ने एक छाया गुंबद बनाने का फैसला किया जिससे दोनों छिप गए। जब भी उसे किसी से आमने सामने लड़ना होता, क्विन इस हुनर का इस्तेमाल करता और बोनक्लॉ की तरह वह भी छाया में जहां चाहे जा सकता था, छाया कूद का इस्तेमाल करके मानो कहीं से भी प्रकट हो जाता था। ये सोचकर कि उसने बोनक्लॉ को फंसा लिया है, क्विन अपने अगले हमले की योजना बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बोनक्लॉ ने एक और द्वार बना लिया और अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि वह आपके गुंबद के बाहर भी टेलीपोर्ट कर सकता है, विंसेंट ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह सही था क्योंकि उसके शैडो मैकन हर सेकंड में कम होते जा रहे थे। MC 1200 1260, MC 1170 1260, MC 1140 1260। बोनक्लॉ के प्रत्येक प्रहार से 30 MC अंक कम हो रहे थे तथा जैसे जैसे वह गुंबद को ऊपर उठाता गया, ये तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। गुंबद को जल्दी से बंद करने पर क्विन को बोनक्लॉ ठीक बाहर दिखाई दे रहा था जहां उसका किनारा था। भाड़ में जाओ, क्विन ने कहा, अपना हाथ खोलकर हथेलियां दिखाते हुए और फिर उसे मुट्ठी में बंद करते हुए। अगले ही पल बोनक्लॉ पूरी तरह से गायब हो गया। छाया लॉक कौशल सक्रिय। आप जानते हैं कि यह उसे लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा, विंसेंट ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे सोचने के लिए बस समय चाहिए। मैं उसे अपने किसी भी खूनी कौशल से नहीं मार सकता, वरना वह हर जगह टेलीपोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसे मारने के लिए मुझे उसकी गति धीमी करनी होगी। ये निश्चित रूप से क्विन के लिए एक अजीब लड़ाई थी। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता। यह अब तक की उसकी सबसे मुश्किल लड़ाई थी और जैसा कि विंसेंट ने कहा, ऐसा लग रहा था कि शैडो लॉक ने बोनक्लॉ को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा था क्योंकि वह कहीं से भी प्रकट हो गया था। तो क्या आप वहां से भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं? क्विन ने सोचा कि शायद बोनक्लॉ छाया स्थान पर हमला करना शुरू कर देगा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी बोनक्लॉ को मारने या उसकी गति धीमी करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हुए ऐसा लग रहा था कि बोनक्लॉ के लिए हमला करने का समय आ गया है। वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और अभी भी क्विन की जगह से लगभग 10 मीटर दूर था। अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं हिलाते हुए हर बार उसके सामने एक काला द्वार प्रकट होता और उसी समय क्विन के चेहरे के ठीक सामने एक और द्वार। लंबी लटकती हुई उंगली देखकर उसने सहज ही उसे दूर धकेल दिया। वह इतनी दूर से हमला कर सकता है, लेकिन हमले खत्म नहीं हुए थे क्योंकि बोनक्लॉ उसके चारों ओर हवा में हमला करता रहा और हमले क्विन के चारों ओर विभिन्न स्थानों से हो रहे थे, पीछे से, ऊपर से और नीचे से। अरे वाह, एलेक्स ने इन पर बहुत मेहनत की है। अब क्विन को बेतहाशा हमलों को रोकते देख काज को कुछ समझ आने लगा। एक पिशाच नेता होने के बावजूद क्विन के युद्ध कौशल काफी कमजोर थे। उसके पास मजबूत रक्त कौशल तो थे, लेकिन वे एक अजीबोगरीब शक्ति से संचालित थे और सरल भी। शायद लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये थी कि लोग पूरी तरह से नहीं जानते थे कि छाया क्या कर सकती है। हालांकि यहाँ जहाँ उसकी छाया और रक्त कौशल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, वहाँ उनके हाथों से मुकाबला करने की कोशिश करना बेहतर होता। लेकिन बोनक्लॉ, जो सिर्फ तेज और सरल हमले करता था, उसे पराजित करने में सक्षम था।
हमलों की बौछार के बीच क्विन देख सकता था कि हड्डी का पंजा अपनी भुजाओं के अलावा कहीं भी नहीं हिल रहा था, और उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपनी परछाई को हिलाकर ज्यादातर हमलों को रोक दिया, जिससे सिर्फ एक छोटा सा छेद रह गया और उस छेद से एक उंगली ही गुजर सकती थी। रक्त की गोली। छाया में बने छोटे से छेद से क्यूई से युक्त रक्त आक्रमण करते हुए वह देख सकता था कि यह सफल हो रहा है। रक्त आक्रमण वाली गोली क्विन का सबसे तेज हमला करने वाला कौशल था। अगर वह अपनी गति कम नहीं कर सकता था तो यही करना होगा। गोली उसके कंधे के आर पार हो गई और जहां घाव होना चाहिए था वहां काले धुएं का एक बादल छाने लगा। क्या इससे सचमुच कुछ नहीं हुआ? क्विन ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि इस बार क्विन किसी जानवर या पिशाच से नहीं लड़ रहा था, जहां क्यूई से प्रभावित हमले नुकसान पहुंचाते या जानवर को दर्द होता। ये बिल्कुल अलग दुश्मन था। अगले ही पल बोनक्लॉ गायब हो गया और उसकी पीठ पर एक बड़ा खरोंच बन गया, जो क्विन के कवच से होकर उसकी त्वचा तक पहुंच गया और उसे आसानी से फाड़ दिया। उसकी परछाई मोर्चे पर हो रहे हमलों में इतनी व्यस्त थी कि वह समय रहते उसे अपने पीछे नहीं ले जा सका। क्या क्विन सचमुच हार जाएगा? जिसने मेरे पिता और सिंडी को अपने खून के कौशल से हरा दिया था, वह भी किसी परिचित से? काज ने चिंतित होकर सोचा। आखिर वह कौन सी परिचित चीज थी जो क्विन के लिए इतनी परेशानी पैदा करने में सक्षम थी? मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था और मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसे इतनी जल्दी फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। परछाई पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और अब मुझे इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्विन ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ जमीन पर रखा, परछाई पूरी तरह फैल गई। आत्मा हथियार सक्रिय। छाया अधिभार।